जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। कैसे हैं बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। पहले तो आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहेंगे। पिछले 2 दिनों से जो है हम आप लोगों का क्लास लेने का सोच रहे थे, लेकिन हमारे माता जी को टाइफाइड हो गया। इसके वजह से शाम का ही अपॉइंटमेंट आ पा रहा था डॉक्टर का, और 2 दिनों से हम जो है उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे थे दिखाने। इसके लिए तहे तहे दिल से भाई माफ़ कर देना मुझे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज से। एकदम ज़बरदस्त सेशन हमारा ज्योमेट्री। बहुत ज़्यादा बच्चों की डिमांड थी कि सर ज्योमेट्री कराइए, ज्योमेट्री कराइए, ज्योमेट्री कराइए। और मैंने जो देखा वो ये देखा है कि 60 दिन 60 मैराथन आप देख लो, 30 दिन 30 मैराथन आप देख लो, 50 दिन 50 मैराथन आप देख लो, या कोई भी मैराथन देख लो, तो ज्योमेट्री में इनमें 4 या 5 से ज़्यादा क्लासेस नहीं हो पाई हैं। तो मुझे जो महसूस हुआ ये हुआ कि इस बार मेरा फोकस महाभारत बैच में ज्योमेट्री को 4 या 5 क्लासेस में निपटाने में नहीं होगा। इस बार मैं तसल्ली से, तरीके से, बढ़िया तरीके से जो है एक एक टॉपिक को मैं आपके लिए पिकअप करूंगा और उसको मैं तरीके से पढ़ाना शुरू करूंगा, ठीक है, ताकि एक यूट्यूब पर मिनी मैराथन में आपका ज्योमेट्री ख़त्म हो जाए। इसके पहले बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस मैंने ज्योमेट्री की ली हैं, उस पर बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स भी रहा है। लेकिन एक जो सीरीज़ की अगर हम बात करते हैं ना, तो वो सीरीज़ हमारा आज से स्टार्ट होने वाला है। जिस तरीके से आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा उस तरीके से नंबर ऑफ़ वीडियोज़ में बढ़ाते जाऊँगा। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा देंगे तो मैं 15 से 20 क्लासेस भी ज्योमेट्री की यूट्यूब पर ले लूँगा, ठीक है। तो मज़ा आने वाला है भाई। तो शुरुआत करते हैं आज के एकदम पहले टॉपिक की, ठीक है। बिल्कुल। अब बात करते हैं यहाँ पर ज्योमेट्री के बारे में। तो ज्योमेट्री में थोड़ा सा मैं आपको इलाबोरेट करूँ भाई यहाँ पे। तो ज्योमेट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, पहले तो आपको पता ही है कि ये हमारा महाभारत बैच है, और इस महाभारत बैच में हम कंप्लीट मैथ कवर अप करते चल रहे हैं, वो भी नए पैटर्न पर, जितने भी 2022 से 2023 में हमारे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ज्योमेट्री में क्या क्या टॉपिक है ज्यामिति में, सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे यहाँ ज्योमेट्री के बारे में। तो भाई बात ऐसी है, यहाँ पर ज्योमेट्री जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है एडवांस मैथ का। इम्पॉर्टेंट ये इसीलिए बन जाता है कई गुना ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो सारा खेल होता है वो आइडेंटिटी के होते हैं, थ्योरम्स के होते हैं। जिसको जितनी ज़्यादा आइडेंटिटी पता है, जिसको जितने ज़्यादा नियम पता है, यहाँ पर वो सवालों को उतना बढ़िया से घुमा सकता है और उतने बढ़िया से बना सकता है, ठीक है। ज्योमेट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका है लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है, रेखाएं तथा कोण यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो दूसरा टॉपिक हो जाता है आपका ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को मैं हमेशा अपने पेड बैचेस में, जो भी एप्लीकेशन पर मेरे चल रहे होते हैं, उनमें मैं ट्रायंगल के 4 शीट देता हूँ। पहला होता है फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, दूसरा होता है टाइप ऑफ ट्रायंगल, तीसरा होता है सेंटर ऑफ ट्रायंगल, और चौथा हमारा एक और ट्रायंगल के ऊपर शीट होती है। ये कुल मिलाकर 4 शीट हम बच्चों को ट्रायंगल के ऊपर ही देते हैं। फिर उसके बाद ट्रायंगल ख़त्म होने के बाद जो आता है वो हमारा आ जाता है क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। और क्वाड्रिलेटरल से भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं चतुर्भुज के ऊपर। फिर उसके बाद आ जाता है आपका सर्कल, ठीक है, सर्कल यानी वृत्त। और वृत्त जो है वो अकेला इन सब के बराबर है, सारे टॉपिक्स एक तरफ, सर्कल हमारा एक तरफ। और जो लास्ट हो जाता है वो हो जाता है हमारा पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन यानी यहाँ पर बहुभुज, एक तरीके से आप कह लो यहाँ पे। तो ज्योमेट्री जो है ये इन 5 टॉपिक से मिलकर बना हुआ है। जितने भी आप क्वेश्चंस देखते हैं, जितने भी पेपर में पूछे गए हैं, सारे के सारे टॉपिक वो यहीं से आए होते हैं मेरे भाई। हम लोग एकदम तरीके से क्लास को इसको शुरू करने वाले हैं। ये कंप्लीट ज्योमेट्री की क्लास चलती रहेगी रोज। और इसमें सबसे पहला टॉपिक जो मैंने पिक किया आप लोगों के लिए वो लाइंस एंड एंगल्स किया है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो हम पूरा का पूरा थ्योरी करें, या हम सिर्फ क्वेश्चंस करें, या हम थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों साथ लेके चलें। क्योंकि अगर बात आती है बिल्कुल ज़ीरो से उठाने की, तो सिर्फ क्वेश्चन से काम नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको जो है वो ऐसे एंगल बना के दे दूंगा, ये बाहर वाला एंगल 110 हो जाएगा, इसे 50 दे देंगे और बोलेंगे बताओ ये कितना है, बिना यहाँ पर बताए कि हाँ यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, क्या लगेगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जब आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो आपको बहुत कुछ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो बेसिक टर्म्स होते हैं ना उनके बारे में। कई लोगों को पता नहीं होता वर्टिकली अपोजिट एंगल है क्या, शीर्षाभिमुख कोण क्या है, कईयों को ये नहीं पता होता ऑल्टरनेट एंगल क्या है। तो जब पता ही नहीं कोण के बारे में, तो आप उसका एप्लीकेशन कैसे यूज़ कर पाओगे, कैसे आप उन्हें सवालों में लगा पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए यहाँ पर मेरे भाई कि हमें सारे बेसिक्स टर्म्स का पता होना
ज़रूरी है। ठीक है, तो क्लास में बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कोऑपरेट करिएगा, सारी बातों को जितना हम पढ़ाएंगे उसको सीखने की कोशिश करिएगा आप लोग यहाँ पे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले किससे, लाइंस एंड एंगल से। लाइंस एंड एंगल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, सारी चीज़ें बात की बात है, देखते हैं। तो लाइंस एंड एंगल जैसे मैंने कहा ना यहाँ पर कि ये पूरा का पूरा ज्योमेट्री आपका इन 5 टॉपिक्स पर बटा हुआ है। और ज्योमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो प्री में हमारे जो है वो 2 से 3 सवाल रहेगा और मेंस में कम से कम 5 सवाल रहने वाला है। तो ये पांचों टॉपिक्स हम लोग एक एक करके यूट्यूब पर ख़त्म करेंगे। तो अभी जो हमारा पहला टॉपिक है बच्चे वो है पॉइंट, लाइंस एंड एंगल्स। अब इसके बारे में अगर हम जाने तो क्या है, सबसे पहले पॉइंट की परिभाषा क्या हो गई, एकदम शून्य से शुरू करते हैं, 0 से। ठीक है, तो पॉइंट की परिभाषा क्या हो गई, यानी पॉइंट एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस हमारी कितनी है, 0 है। मतलब जैसे मानो एक ये सर्कल आपने बनाया, फिर थोड़ा इससे छोटा बनाया, फिर थोड़ा इससे छोटा बनाया, फिर थोड़ा इससे छोटा, फिर एक और ऐसा समय आएगा ना कि धीरे धीरे इसकी रेडियस खत्म होते जाएगी, खत्म होते जाएगी, और जो लास्ट सर्कल आप बनाओगे जिसमें उसकी कोई त्रिज्या रहेगी ही नहीं, कोई एक तरीके से यहाँ रेडियस रहेगा ही नहीं, तो हम उसे क्या कह देंगे, उसे हम यहाँ पर कह देंगे पॉइंट मेरे भाई। तो यानी पॉइंट क्या है, पॉइंट एक ऐसा सर्कल है जिसकी आपस में रेडियस कितनी है मेरे भाई, 0 है। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है लाइन के बारे में। लाइन हमारा क्या है, तो जितने भी आपने यहाँ पर जो है पॉइंट देखे हैं ना, अगर उन सभी पॉइंट्स को हम जोड़ दें तो लाइन बन जाता है। लाइन भी 2 प्रकार का होता है, अगर ये सारे के सारे पॉइंट एक ही डायरेक्शन में है तो सीधी लाइन बनेगा, और अगर पॉइंट्स हमारे ऐसे हैं एकदम ऐसे, तो ये हमारा टेढ़ा लाइन बनेगा। तो अगर इन सभी पॉइंट्स का डायरेक्शन एक है तो स्ट्रेट लाइन बनता है, और अगर इस सभी पॉइंट्स का डायरेक्शन अलग अलग होते जाता है तो वो कर्व लाइन बन जाता है। वही यहाँ पर कहा गया है कि लाइन जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बना हुआ है जिसका कोई लेंथ नहीं होता, अनंत होता है। लाइन से ही लाइन सेगमेंट बनता है जिसका पर्टिकुलर जो है वो लेंथ होता है। ठीक है, लाइन को आप दोनों तरफ में किसी से भी जो है वो खींच सकते हैं, लेफ्ट के भी अनंत में ले जा सकते हैं, राइट वाले पार्ट को भी आप अनंत में लेकर जा सकते हैं। स्ट्रेट लाइन क्या है, जब सभी बिंदुओं को आप मिलाते हो और अगर वो एक ही दिशा में रहते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अगर वो बिंदु अपनी दिशा बदल दें तो वो क्या हो जाता है, वो मेरे भाई कर्व लाइन हो जाता है। ठीक है, चलिए आ जाइए, उसके बाद बात करते हैं लाइन सेगमेंट के बारे में। याद करिए, आज से बचपन में हम चलते हैं थोड़ा 1000 साल पहले। तो 1000 साल पहले अगर हम चले यहाँ पर जहाँ बचपन में पढ़ाई करते थे, तो आपको आपके एनसीईआरटी की किताबों में दिया होता था कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एग्जामिनर ने फिक्स कह दिया कि बच्चे तुम्हें 5 सेंटीमीटर का ही लाइन खींचना है, तो आप स्केल रख के और 5 सेंटीमीटर का लाइन खींचते थे ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। यानी लाइन और लाइन सेगमेंट में फ़र्क क्या है, रेखा और रेखा खंड में फ़र्क क्या है, तो रेखा जो होती है वो अनंत होती है। ठीक है, लेकिन जो रेखा खंड होती है उसका एक अंत होता है, उसका स्टार्ट भी फिक्स है और उसका एंड भी फिक्स है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। अब बात आता है यहाँ पर कि चलो लाइन तो जान लिया कि लाइन है क्या, लेकिन लाइन कितने प्रकार के होंगे। लाइन के बारे में भी तो जैसे आपने देखा स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद आपने देखा कर्व लाइन है, तो लाइन कितने प्रकार के होते हैं ये बताओ पहले। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है द लाइन आर बेसिकली डिस्कस्ड ऑफ 5 टाइप्स, 5 प्रकार के लाइन होते हैं यहाँ पर। और कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बोलता हूँ इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी दुनिया में कोई भी 2 रेखा जो एक दूसरे को काटती है उसे कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। अब ऐसा क्यों हम कहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जरूरत क्या है हमें जानने की कि इंटरसेक्टिंग लाइन है क्या। कारण है, जब आप मान लीजिए आगे चल के क्वेश्चंस बनाओगे, तो क्वेश्चन बनाओगे तो वहाँ पर कहा जाएगा कि ए बी और पी क्यू 2 इंटरसेक्टिंग लाइन है और इसके ऊपर जो है किसी दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस पता लगाओ। अब आपको पता ही नहीं है इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, आप तो बना ही नहीं पाएंगे। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब यहाँ पर ये होता है, दुनिया में कोई भी 2 रेखा हो जो आपस में एक दूसरे को काटे ना, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम मेरे भाई इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। किसी भी तरीके से काटे, कैसे भी काटे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो ऐसे परपेंडिकुलरली भी काट सकते हैं, वैसे भी काट सकते हैं। यानी कोई भी 2 रेखा यहाँ पर जो आपस में एक दूसरे को काटते हैं उन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कॉनकरेंट लाइन, यानी संगामी रेखाएं। अब संगामी रेखा की बात अगर हम करें तो यहाँ पर इसकी परिभाषा हम कैसे जानेंगे, तो देखो दुनिया में कई सारे लाइन है, एक ये भी लाइन है, 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 ये भी लाइन है। ठीक है, सारे के सारे लाइन है हमारे, कहीं पर कुछ किसी को इंटरसेक्ट भी कर रहा है, कहीं कोई नहीं भी कर रहा है। लेकिन मेरे भाई एक तो ऐसा फिक्स होगा ना, जैसे मानो आप ही हो, ठीक है, आप 100 जगह घूमते हो, आपका पड़ोसी भी अलग अलग जगह पर घूमता है,
आपका दोस्त भी अलग अलग जगह पर घूमता है, लेकिन कोई एक ऐसी स्पॉट तो ज़रूर होगी जहाँ पर आप सभी जाते होगे। जैसे एक पर्टिकुलर कोई नाई की दुकान हो गई, या कोई राशन का दुकान हो गया कहीं पर हो गया, या कोई चौक हो गया। तो वही वाली बात होती है कि जब कई सारे लोग यहाँ पर एक ही जगह से होकर गुजरे तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कौन करंट कहेंगे, संगामी कहेंगे। यानी वही बात है, जब कई सारी नदी जैसे यहाँ गंगा जमुना सरस्वती जिस पॉइंट पर मिलती है ना, वो क्या कहा जाता है, संगम कहा जाता है, कि यहाँ पर इनका संगम है। चलो कमेंट बॉक्स में बताओ एक बार, गंगा जमुना सरस्वती का संगम कहाँ पर होता है और उस जगह का नाम क्या है। तो वहां पर जहां संगम हो, जहां मिलन हो उनका, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, संगामी रेखाएं कहेंगे, कौन करंट लाइन कहेंगे, कि यहां पर ये तीनों के तीनों क्या हैं, मिल रहे हैं। ठीक है, तो कितने टाइप के लाइन हो गए हमारे, बताओ, दो टाइप के। एक हमारा इंटरसेक्टिंग यानी एक दूसरे को जो काट रहा है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरा हमारा हो गया कॉन्करेंट यानी संगामी रेखाएं। तीसरा हमारा हो जाता है पैरेलल। रेलवे की जितनी पटरी आप देखते हो वो सारे के सारे क्या होते हैं, पैरेलल। मैंने यहाँ डेफिनेशन पूरा का पूरा आपको दे दिया है। इस क्लास के बाद ये पूरा का पूरा शीट हम आपके लिए अपलोड कर देंगे। जो बच्चा नोट्स बनाना चाहता होगा ना, वो यहाँ पर आराम से तरीके से ये सारी की सारी बातें अपनी कॉपी में लिखकर अपना खूबसूरत सा प्यारा सा नोट्स बना सकता है। ठीक है, चलिए, तो यानी दो रेखाएं यहाँ पर क्या हो गया मेरे भाई, दो रेखाएं जिनके बीच में हमेशा जो दूरी है वो फिक्स हो, वो दूरी ना बदले, उसे हम क्या कहेंगे, तो जिनके बीच में दूरी फिक्स हो, जो ना बदले, हर जगह डी नाम का डिस्टेंस रहे ही रहे, तो उसे हम कहने वाले हैं यहाँ पर पैरेलल लाइंस, समानांतर रेखाएं। जैसे दो रेलवे की पटरी कभी भी आपस में नहीं मिलती है, हमेशा जो उनका गैप होता है वो फिक्स होता है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, पैरेलल यानी समानांतर रेखाएं। ये पैरेलल लाइंस बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, आगे चल के इसके कई सारे प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर हमारे सामने आने वाले हैं। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे, इलाहाबाद, बहुत शानदार सही आंसर दे रहे हैं। अब आ जाइए फोर्थ नंबर हमारा, परपेंडिकुलर लाइन। देखो जैसे मानो ये लाइन है तुम्हारा, अब इस लाइन को एक ऐसे भी काटा जा सकता है, 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 लेकिन जो लाइन इस लाइन को 90 डिग्री पर काटे, यानी जो लाइन एक लाइन को, यानी ये वाली लाइन अगर इसको 90 पर काट रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे मेरे भाई यहाँ पर हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं, यानी लंबवत रेखाएं कहते हैं। इसकी भी आवश्यकता कई जगह पड़ती है, जहां पर आगे चल के कहा जाएगा ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बताने की यहाँ जरूरत है यहाँ पर कि ये वो दो कॉर्ड हैं और ये दोनों के दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन। मेरे भाई सारा खेल इसी का है। ठीक है, सारा का सारा खेल किसका है, तो ट्रांसवर्सल का ही है। यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या होता है, तिर्यक रेखा क्या होता है, वो जान लो पहले यहाँ पे। अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर गिवन लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। कहने का मतलब, मानो दो लोग यहाँ पर अपना जीवन जी रहे थे और एक ने आके इनके जीवन में तबाही मचा दी, तो जिसने आके इसके जीवन में तबाही मचाई ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल कहेंगे, तिर्यक रेखा कहेंगे। तुमने तो इन दोनों का जीवन ही बर्बाद कर दिया, काट दिया दोनों को। ठीक है, तो पहला आपने जाना कि पॉइंट क्या होता है, तो पॉइंट एक ऐसा बिंदु जो सर्कल का रेडियस 0 हो। लाइन क्या होते हैं, तो एक ऐसा, सभी पॉइंट्स को अगर हम मिला दे तो लाइन बन जाता है। और लाइन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। पहला कौन, इंटरसेक्टिंग यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, तो कॉन्करेंट लाइन है, जो सारे एक ही जगह से होकर गुजरे, संगामी रेखाएं। तीसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, पैरेलल, यानी एक तरीके से अगर हम बात करें तो समानांतर रेखाएं, जिनके बीच की दूरी हमेशा फिक्स होती है। चौथा कौन सा हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी जिन दो रेखाओं के बीच का कोण हमेशा 90 हो। और पांचवा हो जाएगा ट्रांसवर्सल लाइन, यानी जो कभी भी दो रेखाओं को हमारा क्या हो जाए, काट दे एक दूसरे से, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन मेरे भाई कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए, तो पॉइंट के बारे में पूरा चीज़ क्लियर हो गया, लाइन के बारे में सारी बातें क्लियर हो गई। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट, और वो हो जाता है हमारा एंगल। अब एंगल भी कई प्रकार के होते हैं। पहली बात तो ये जानना है कि एंगल बनता कैसे है। दूसरी बात, अगर एंगल बनता भी है तो वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर यही नहीं पता कि एंगल कितने प्रकार के हैं, तो फिर उसके ऊपर आप सवाल कैसे लगा पाएंगे, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो एंगल के बारे में सबसे पहले जानते हैं, एंगल का निर्माण कैसे होता है। जब दो किरणें एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनता है। जो दो किरणें कोण बनाती हैं उन्हें कोण की भुजा कहते हैं, और उभयनिष्ठ प्रारंभ बिंदु शीर्ष कहलाता है। कहने का मतलब, एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। रे का मतलब होता है जिसका एक फिक्स हो वैल्यू और दूसरा वैल्यू यहाँ, दूसरा जो पॉइंट है वो फिक्स ना हो। तो जब दो रे ऐसे बनाते हैं ना, तो इनके बीच में जो झुकाव होता है,
कितने का झुकाव होता है, जो डिग्री में माप होता है, जो रेडियन में माप होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एंगल कहते हैं। और जो दो रेखाओं के कारण यहाँ जो कोण बनता है ना यहाँ पर, तो इन दो रेखाओं को इसकी भुजा कहते हैं, इसके आर्म्स कहते हैं। ठीक है, अब चूंकि एंगल है तो एंगल भी कई प्रकार का होगा। ठीक है, वो जो झुकाव है उसके बारे में भी अगर हम बात करें तो होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल एंगल के बारे में भी अगर आप बात करोगे ना तो एंगल भी आपका कई प्रकार का होता है। जैसे मान लो आपने कहा कि सर एक लाइन ये है और दूसरा लाइन हमारा ये है, तो यहाँ एक थीटा नाम का एंगल बना। दूसरा आपने कहा सर एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ये है, तो यहाँ थीटा नाम का एक कोण बना। तीसरा आपने कहा सर एक लाइन हमारा ये है और एक लाइन हमारा ये है, तो यहाँ भी थीटा नाम का नाप बना। अब क्या होता है कि ये चीज़ें बदलती चली जाती हैं समय के अनुसार। तो जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थीटा का जो माप है वो हमारा 90 से क्या है, तो कम है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो थीटा की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 90 है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो थीटा हमारा 90 से ज़्यादा है। तीनों को अलग अलग बातें कही, मतलब तीनों का अलग अलग नाम है, याद रखना। जैसे ये जो एंगल बनेगा ना इसे कहा जाएगा एक्यूट एंगल, यानी न्यून कोण। क्या कहा जाएगा, एक्यूट एंगल, और हिंदी में कहा जाएगा न्यून कोण। ठीक है, अब ये सीखने की या जानने की आवश्यकता क्यों है एक्यूट एंगल की, हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कल के दिन क्वेश्चन में कहा जाए एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल आपको पता ही नहीं एक्यूट एंगल क्या होता है, आप ट्रायंगल कैसे बना पाएंगे, तो नहीं बना पाएंगे। तो न्यून कोण त्रिभुज को बनाने के लिए भी न्यून कोण का पता होना बहुत जरूरी है। तो न्यून कोण का मतलब जो 90 से कम हो। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम मेरे भाई कहते हैं न्यून कोण यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी हिंदी बहुत देख लेना, सही होगी गलत होगी जैसे होगी जो भी होगी। ठीक है, फिर यहाँ पर जब थीटा का मान 90 हो जाता है तो इसे इंग्लिश में हम कहते हैं राइट एंगल, और हिंदी में मेरे भाई क्या कहते हैं, तो समकोण कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, तो समकोण कहते हैं। यानी जिसका हमारा कोण जो है समान हो, एकदम 90 डिग्री का हो ना, उसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे मेरे भाई। और तीसरा जो हो जाता है वो हो जाता है 90 से ज़्यादा। 90 से ज़्यादा हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई ऑब्ट्यूज एंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है। क्या होता है भाई, तो बोलोगे सर अधिक कोण त्रिभुज होता है, यानी अधिक है इसका कोण जो है वो क्या है, 90 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर फिर से मैं कह रहा हूँ, कोण 90 से कम तो न्यून, 90 के बराबर समकोण, 90 से ज़्यादा अधिक कोण। यही तीनों बातें यहाँ पर देखिए लिखी गई है कि ये हमारा एक्यूट एंगल है, ये हमारा राइट एंगल है, और ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा जो पॉइंट आता है वो हमारा आ जाता है यहाँ पर स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, जैसे एक लाइन ये ऐसे बना रहा था, ठीक है, कि ये दो रेखाएं ऐसी थी हमारी यहाँ पे, फिर एक दो रेखाएं ऐसी हो गई, फिर वो बढ़कर ऐसी हो गई। अब एक वक्त आएगा जब एक रेखा इधर जाने को कहेगी, दूसरी रेखा इधर जाने को कहेगी, उस केस में इनका थीटा जो है वो हमारा कितना कोण बना देगा, उस केस में थीटा हमारा पूरा का पूरा 180 बना देगा। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम यहाँ पर स्ट्रेट एंगल कहेंगे मेरे भाई। क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल कहेंगे। स्ट्रेट एंगल की भी परिभाषा जाननी जरूरी है आप लोगों को। ठीक है, यानी इसे कहते हैं रिजु कोण कहते हैं मेरे भाई। चलिए आ जाइए, लास्ट जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है, अगर आप देखो तो वृहत कोण। जैसे मान लीजिए कि एक ये रेखा है और एक ये रेखा है, इन दोनों ने मिलकर बीच में आपस में बड़े प्यार से मोहब्बत से जो है 30 डिग्री का कोण बनाया, और मैं कहूँ इसका रिफ्लेक्स पता करो, तो इसका रिफ्लेक्स पता करने का मतलब यहाँ पर ये बाहर वाला कोण पता करने के बारे में कहा गया है। तो कभी भी अगर किसी भी कोण का रिफ्लेक्स निकालना होता है उसको 360 में से माइनस करते हैं। बोलोगे 360 में से ही क्यों माइनस करते हैं, कारण है एक बिंदु पर हमेशा याद रखना 360 का कोण बनता है। एक बिंदु पर हमेशा कितना बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अब जैसे मानो ये हमारा 30 डिग्री हो गया तो बाकी कितना हो जाएगा, तो बाकी हमारा 330 डिग्री हो जाने वाला है। तो कभी भी किसी भी कोण का रिफ्लेक्स पता करना हो, वृहत कोण पता करना हो, तो वृहत कोण निकालने के लिए उसको क्या करते हैं, 360 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब जैसे आपने एंगल जान लिया, ठीक है, कि यहाँ पर जो है किसे एक्यूट एंगल कहते हैं, किसे ऑब्ट्यूज कहते हैं, किसे राइट कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे एक एक एंगल जो बन गया वो तो बन गया, अगर मानो दो दो एंगल एक साथ आना शुरू कर दे तो क्या होगा। जैसे मानो अगर दो एंगल को हम एक साथ रख दें और बोले कि इन दो एंगल के पेयर को कोई पर्टिकुलर एक नाम दिया जाता है, वो नाम बताओ। आप कैसे बताओगे, यानी पेयरिंग के भी कुछ ना कुछ नाम होते हैं और वो नाम हम यहाँ से जानना शुरू करते हैं। ठीक है, कि दो एंगल यहाँ पर, सबसे पहले तो एडजेसेंट एंगल हो गया। एडजेसेंट का मतलब क्या हो गया बच्चों, जैसे मान लो यहाँ पर कि आपने एक तरीके से एक ये लाइन बना दिया, एक ये लाइन बना दिया, एक ये लाइन बना दिया और एक और बना दिया।
और यहाँ पर ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया और ये एंगल 3 हो गया। काफ़ी सारे एंगल आपने बना दिए हैं। तो एडजेसेंट का मतलब होता है आसन कोण, ठीक है। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? आसन कोण। सीधा समझ लो, यहाँ पर एडजेसेंट कभी भी अगर बात बोले ना तो ऐसे समझ जाना कि पड़ोसी की बात की जा रही है। अब पड़ोसी हम किसे कहते हैं? जैसे मान लो कि यहाँ पर मेरा घर है, तो मेरा पड़ोसी कौन हो सकता है? या तो मेरे दाहिने वाला या फिर मेरे बाएं वाला, इसी को हम लोग पड़ोसी कहते हैं। 10 मकान छोड़ के जिसका घर है वो पड़ोसी नहीं है मेरा, वो गली में मोहल्ले में रहने वाला आदमी है, लेकिन वो पड़ोसी नहीं है। तो उसी तरीके से एंगल ए का पड़ोसी कौन हो सकता है? 2, लेकिन एंगल ए का कभी भी पड़ोसी 3 नहीं होगा। यानी अगर एडजेसेंट की बात करें तो एंगल ए का एडजेसेंट कौन है? 2 है, बट एंगल ए का एडजेसेंट कभी भी 3 नहीं है। वहीं अगर आप यहाँ बात करते हैं एंगल 2 के बारे में, तो इसका 3 भी पड़ोसी है और इसका 1 भी पड़ोसी है, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे इसके? तो ये दोनों हमारे एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। तो एडजेसेंट का मतलब हमेशा होता है जो एक राइट में है या जो एक लेफ्ट में है। वही यहाँ बात कहा गया एडजेसेंट एंगल के बारे में। पूरी थ्योरी आप लोगों को क्लास के बाद मिल जाएगी। आराम से इस क्लास नोट्स को डाउनलोड करके अपनी भाषा में, हिंदी है तो हिंदी में, इंग्लिश है तो इंग्लिश में अपने नोट्स लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार इसके ऊपर सवाल भी पूछा जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? तो देखो, कोई भी दो कोण अगर उन्हें जोड़ने पर 90 डिग्री का कोण बन जाए तो उन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे मानो यहाँ पर मैंने एक लाइन खींचा, एक एंगल हमारा ये बन गया, दूसरा एंगल हमारा ये बन गया। तो जैसे ये एंगल 1 हो गया और ये हमारा एंगल 2 हो गया। अगर इन दो कोणों को जोड़ने पे 90 आ रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक कोण है। और अगर 90 नहीं आ रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। यानी अल्फा और बीटा नाम के अगर दो एंगल हैं और बच्चों अगर दोनों को जोड़ने पे 90 का कोण बन जाए तो वो पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री। और अगर जोड़ने पे 90 ना बने तो पूरक नहीं है। जिस तरीके से पूरक है उसी तरीके से हमारा सप्लीमेंट्री भी है, यहाँ पे समपूरक है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में फर्क क्या होता है कि जैसे मानिए अगर हमने इन दो एंगल्स को जोड़ दिया और अगर इन दोनों का जोड़ 90 आ गया तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई लाइन मैंने खींच दी, ये एंगल 1 हो गया और ये एंगल 2 हो गया, और इन दोनों को यहाँ जोड़ने पे अगर मेरे को 180 डिग्री का कोण मिल रहा है तो ये मेरे भाई क्या हो जाएगा? समपूरक हो जाएगा, सप्लीमेंट्री हो जाएगा। तो याद आपको इतना रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि दोनों को जोड़ने पे 90 आ जाए, और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? दोनों को जोड़ने पे 180 आ जाए, ठीक है। याद रखेंगे, पूरक और समपूरक के बीच में हमारा यही अंतर होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका मैं अभी दे रहा हूं, ठीक है। इसी बार के CHSL में पूछा गया सवाल है। मैंने कहा ना कि एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर हम सारा कराते चलेंगे। तो SSC CHSL 8/6/2022 के शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल था कि यदि दो समपूरक कोणों का अंतर 74 है तो उनमें से एक कोण क्या होगा। इंग्लिश में भी अगर बात करें तो इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाई 74 वन ऑफ द एंगल इज। दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं और दोनों का यहाँ पर डिफरेंस जो है वो हमारा 74 का है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल कितना होगा? अब इसको जानने के पहले 2-3 बातें मेरे तरफ से जान लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर कि मैं आपको एक छोटा सा सवाल दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर कहा कि यार हमारे पास दो एंगल हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर कहा कि देखो ये एंगल है तुम्हारा और इस एंगल की यहाँ पर जो है अल्फा कोई एंगल है और अल्फा की वैल्यू तुम्हारी 40 डिग्री है। आप मुझे बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा और इसका सप्लीमेंट्री कितना होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर इसका पूरक कोण कितना होगा और इसका सबपूरक कितना होगा, बताइए जल्दी से। तो याद रखिएगा, कभी भी अगर आप किसी भी कोण का कॉम्प्लीमेंट्री, जल्दी से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन मेरा इतना है कि अल्फा की वैल्यू इतनी है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक कितना होगा और इसका सप्लीमेंट्री यानी समपूरक कितना होगा, जल्दी से बताओ। बहुत शानदार। तो देखिए, कभी भी अगर किसी भी कोण का यहाँ पर अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री निकालना हो तो आप उसको किस में से माइनस करो? 90 में से। तो 90 में से 40 माइनस करोगे 50 आ जाएगा। यानी इस कोण का पूरा कोण कितना होगा? 50। और अगर सप्लीमेंट्री पता करना है तो हमेशा उसको 180 में से माइनस करो। 180 में से 40 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 140, ठीक है। तो याद रखेंगे, कभी भी किसी भी कोण का अगर पूरक कोण निकालना है उसे 90 से माइनस करेंगे और समपूरक निकालना है तो 180 में से माइनस करेंगे। चलो ऐसे ही बताओ मुझे, अगर किसी एंगल का मान 100 डिग्री है, अगर किसी एंगल का मान मानो 60 डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, पूरक कोण कितना होगा, जल्दी से बताइए। एंगल का मान 60 है, पूरक बताना है। तो बोलोगे सर अगर किसी एंगल का मान 60 डिग्री है और इसका पूरक कोण बताना है, कितना बताना है? पूरक कोण बताना है तो सर 90 में से इसे माइनस कर दो। यानी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर है। तो कभी भी किसी भी कोण का पूरक बताना है,
90 से माइनस। चलिए बताइए, अगर किसी एंगल का मान 100 डिग्री है तो उसका समपूरक कितना होगा, सप्लीमेंट्री कितना होगा? तो बोलेंगे सर 180 में से माइनस कर देते हैं। 180 में से आप 100 को माइनस करिए, 80 डिग्री आ गया, यानी उसका समपूरक कितना है, 80 डिग्री है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? तो आ जाइए, यानी कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है 90 से माइनस, सप्लीमेंट्री निकालना 180 से माइनस। अब ये क्वेश्चन कहा गया कि दो सप्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस 74 का है, दो सप्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस 74 का है, तो बताओ यहाँ पर कौन सा एंगल हो सकता है? पहला तरीका तो यहाँ पर ऑप्शन से जाने का होगा, और दूसरा तरीका यहाँ पर मेथड से जाने का होगा। अगर मानो इस क्वेश्चन को मुझे मेथड से जाना है, मैं कैसे जाऊंगा? तो जैसे मानो मेथड नंबर 1, मैंने यहाँ पर ये कहा कि भाई दो एंगल का डिफरेंस 74 है, ठीक है। तो मेथड नंबर 1 में मैंने कहा कि यार मानो पहला वाला एंगल अल्फा है, तो इसका सप्लीमेंट्री कितना होगा? तो इसका सप्लीमेंट्री जो होगा वो 180 माइनस अल्फा होगा, ठीक है। ये अल्फा है तो इसका सप्लीमेंट्री 180 माइनस अल्फा, अगर ये अल्फा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस अल्फा। तो इसमें से इसके संपूरक को घटाने पे, इसमें से इसके संपूरक को घटाने पे हमारा अंतर कितने का आया? तो 74 का। अब अगर आप देखेंगे तो अल्फा माइनस 180 और उसके बाद माइनस माइनस कितना हो जाता है, प्लस अल्फा, बराबर हो जाएगा कितने के? 74 के। अगर हम देखेंगे तो अल्फा प्लस अल्फा हमारा 2 अल्फा हो जाएगा, और 180 में से अगर हम यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 254। 2 से काट देंगे भाई तो एक बार में, दो बार में और 7 बार में 127 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 127 आ जाएगा। तो पहला वाला जो कोण है हमारा वो कितना है? तो अल्फा का मान हमारा 127 है, और अगर पहला वाला कोण हमारा 127 है तो दूसरा वाला कितना होगा भाई? 180 में से 127 घटा दो, 180 में से इतना घटा दो, तो दूसरा वाला कोण तुम्हारा 53 निकल के आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि एक कोई कोण है और दूसरा उसका समपूरक है, दोनों का अंतर हमारा कितना है? 74 है। ये कोण मान लिया, ये उसका समपूरक मान लिया, दोनों का अंतर 74 लेकर आ गए। कोण की वैल्यू 127 आ गई। बोला गया कि इन दोनों में से कोई एक बताओ। 127 हमारा ऑप्शन में कहीं नहीं था, यानी दूसरा वाला जो कोण होगा वो कितना होगा? 53 हो जाएगा। अब इसी सवाल को अगर मान लीजिए पेपर में करना होता तो हम कैसे जाते हैं? तो हम यहाँ पर भाई यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगाते हैं, और यूनिट डिजिट से हम जा सकते थे। कैसे जाते हैं मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर ऑप्शन उठाते, ठीक है। मान लीजिए कि एक कोण अगर 165, मान लीजिए पहला कोण अगर आपका 65 होता, तो आई एम डैम श्योर कि दूसरा वाला जो कोण होता वो क्या होता? उसको निकालने के लिए 180 में से आप इसे माइनस कर देते, यानी कितना? 115, ठीक है। आप यहाँ देखो 5 में से 5 घटाओगे 0 आएगा, इक्याई का अंक 0 आएगा, लेकिन यहाँ पर तो इक्याई का अंक 4 दे रखा है, यानी ये हमारा सही ऑप्शन नहीं है। जब ऑप्शन नंबर ए चेक ना होना तो ऑप्शन नंबर डी चेक कर लिया करो। कई लोगों की आदत क्या होती है, ए नहीं हुआ तो बी देखेंगे, बी नहीं हुआ तो सी देखेंगे, सी नहीं हुआ तब जाकर डी देखेंगे। ये गलती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है चेक कर सकते हो। मानो ए नहीं हुआ, सीधा डी पर चले जाओ। तो मानो अगर कोई एक कोण आपका 153 है, तो दूसरा वाला इसमें से 180 कम कर दो, इसमें से 180 कम करोगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो वो तुम्हारा 127 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस देखना ज़रा, तो 74 आ रहा है और वहीं दिया गया, तो यानी वही आंसर है। तो मैंने कहा ना, दो तरीके हैं आपके यहाँ पर। एक तरीका तो यहाँ पर ये हो जाएगा बाई मेथड, और दूसरा तरीका हो गया यहाँ पर बाई ऑप्शन, ठीक है। चलिए आ जाइए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बढ़िया तरीके से बताइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 18 डिग्री कम है, कोण का मान ज्ञात करें। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी पढ़िए क्या कहा गया है। क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है, द मेजर ऑफ एन एंगल इज 18 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। यानी एक कोण है, दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, और दोनों का डिफरेंस हमारा कितने का है? दोनों का डिफरेंस हमारा 18 डिग्री का है। क्योंकि एक कोण दूसरे से 18 कम है, इसका मतलब उन दोनों का अंतर 18 का है। आप मेरे से 10 कम हो, इसका मतलब मेरा और आपका जो अंतर है वो 10 का है। समझ गए मेरी बात को? तो ये क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर कि एक कोण का मान उसके कोटि पूरक से 18 कम है, यानी एक कोण हमारा अल्फा हो गया, तो दूसरा हमारा कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। और इन दोनों का जो हमारा अंतर है वो हमारा कितने का है? इन दोनों का अंतर हमारा 18 का है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? अल्फा, फिर हो जाएगा हमारा -90, फिर हमारा हो जाएगा अल्फा, बराबर हो जाएगा कितने के? तो 18 के, ठीक है। अल्फा जमा अल्फा हमारा कितना हो जाएगा? 2 अल्फा। 2 अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी है? 108 है। तो यहाँ पर भाई पहला वाला कोण कितना हो जाएगा? 54 डिग्री। क्या क्वेश्चन में 54 का जिक्र है? तो बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। यानी वो कोण हमारा कितना है? तो 54 डिग्री है मेरे भाई।
ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? ठीक है, तो वो एंगल हमारा कितना है? तो वो एंगल हमारा 54 है। अब इसमें से जैसे मानो अगर कोई बच्चा ये बोले कि सर इसका आंसर 36 भी तो हो सकता है, इसका आंसर 36 नहीं हो सकता। कारण हम आपको बताते हैं। कहा गया कि एक कोण का मान उसके कोटि पूरक से 18 कम है। समझ रहे हो? द मेजर ऑफ एन एंगल इज 18 डिग्री लेस देन। अच्छा, हाँ सही है। मेजर ऑफ एन एंगल इज 18 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, ये भी सही आंसर नहीं है, 54 सही आंसर नहीं है, रुक जाओ। ये तो अल्फा का मान तुम्हारा 54 आ गया, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है कि मेजर ऑफ एन एंगल इज 18 डिग्री लेस देन मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। यानी किसी कोण का मान उसके अपने कॉम्प्लीमेंट्री से कितना कम है? तो उसके अपने कॉम्प्लीमेंट्री से मेरे भाई 18 कम है। यानी कोई एक कोण है, ठीक है, और उसका मान जो है अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री से 18 कम है। कहा गया यहाँ पर कि एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 18 डिग्री कम है। तो जैसे मानो ये आपका एंगल हो गया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा वो हमारा 36 डिग्री होगा। तो कहा गया कि एक कोण का मान अपने ही कोटि पूरक से 18 कम है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 36 होने वाला है, ना कि 54। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों को अगर ये लग रहा है ना यहाँ पर कि 54 आंसर है, तो नहीं है। क्वेश्चन में ये कहा है कि जो वो कोण है ना, ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री से कम है। अगर ये बोलता कि ये जो कोण है अपने कॉम्प्लीमेंट्री से ज्यादा है, तो 54 आंसर होता। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया तुम्हारा एंगल अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री से 18 कम है, यानी हमारा आंसर कितना होगा? 36। समझ में आ गया बात यहाँ पर? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कोण का मान अपने ही कोटि पूरक से 18 कम है, कोण का मान क्या होगा। और इसमें तो मैंने सीधा बता भी दिया कि बाई ऑप्शन भी आप यहां जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाता है कि एंगल, जैसे मानो ऑप्शन से भी जाओगे, तो ऑप्शन से कैसे जा सकते हो? मानो तुमने यहां पर कहा कि सर ये 48 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? तो कॉम्प्लीमेंट्री यहां 42 होगा। तो ये जो एंगल होगा ना, देखो अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री से कितना कम हो जाएगा? तो 6, जबकि कहा गया वहां पर 18, तो ये आंसर नहीं होगा। उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखोगे तो 38 का निकालोगे, 54 का निकालोगे, 36 का निकालोगे, तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया कि कोई एक ऐसा कोण है जो अपने ही कोटि पूरक से 18 कम है, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट, यहाँ बताइए, कुछ ऐसा सवाल आपके पेपर में भी पूछा जाता है, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री इज। 70 का यहाँ पर जो है कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? लेकिन आंसर आपको यहाँ डिग्री में नहीं दिया गया, आंसर आपको रेडियन में दिया गया है। ठीक है, आंसर आपको जो है वो डिग्री में नहीं दिया गया, आंसर आपको रेडियन में दिया गया। बताइए। बहुत गर्मी हो रही है, पता नहीं क्यों आज हालत खराब हो गई है भाई। इधर का भी गेट खोलिए। चलो बताओ, मजा आ रहा है ना? चलो आ जाओ। अब यहाँ कहा गया 70 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा। अब सबसे पहले मेरी बात बताना, कभी भी यहाँ पर किसी भी कोण का, जैसे मानो 70 है और मुझे इसका क्या पता करना है? मुझे इसका पूरा कोण पता करना है, यानी मुझे इसका यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री पता करना है। तो कभी भी 70 डिग्री का जो पूरा कोण होगा ना, वो हमारा कितना होगा? तो बोलोगे सर 90 में से इसे घटा दीजिए, 90 में से 70 को घटा दीजिए, 20 डिग्री। लेकिन आपका ऑप्शन 20 डिग्री नहीं है, तो आपको कन्वर्जन सीखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, कि वो हम कन्वर्ट करें तो कैसे करें यहाँ पर। ठीक है, कैसे हम डिग्री को रेडियन में बदले, रेडियन को हम यहाँ डिग्री में बदले, वो समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। यहाँ पर जो है बोला जाएगा कि पाई रेडियन जो होता है वो हमारा कितने के बराबर होता है? 180 डिग्री के। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि कभी भी पाई और, देखो रेडियन और डिग्री के बीच में क्या संबंध होता है? तो हमारा यही संबंध होता है कि पाई जो होता है वो हमारा 180 डिग्री के मेरे भाई बराबर होता है। हम उल्टा भी कह सकते हैं, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 180 डिग्री जो है वो हमारा पाई के बराबर है। अगर 180 डिग्री हमारा पाई के बराबर है, तो 1 डिग्री हमारा कितने के बराबर हो जाएगा? तो पाई बटे 180 के। ठीक है, तो हमें तो यहाँ पर कितने डिग्री का पता करना था? हमें यहाँ 20 डिग्री का पता करना था। अगर 1 डिग्री का मान इतना है, तो मेरे भाई 20 डिग्री का मान कितना होगा? तो बोलोगे सर पाई बटे 180 इंटू मेरे भाई 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 से काटेंगे 9 बार में, तो यहाँ तरीका हमारा एग्जैक्ट क्या आएगा?
π/9 ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में आपसे जो कहा गया वो ये कहा गया कि बेटा तुम इसका कॉम्प्लीमेंट्री पता करो। तो पहले आपने कहा 70 डिग्री है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री 20 डिग्री हो जाएगा, और 20 डिग्री का आपको पता था नहीं, तो आपने क्या कहा, आपने कहा कोई बात नहीं सर रेडियन में आंसर देना है, तो बोलोगे सर 180 डिग्री जो होता है वो हमारा पाई के बराबर होता है, 1 डिग्री हमारा π/180 के बराबर होगा। तो आपने तो कहा है सर कितने का पता करने को, 20 का, तो साफ तौर पर यहाँ 180 से 20 को गुना करेंगे। अभी मैं बहुत ज़्यादा शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्मार्ट अप्रोच नहीं बता रहा हूँ, अभी बस मैं आपको ज्योमेट्री सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो डर आपका ख़त्म हो, और जो ज्यामिति का इतना बड़ा भौकाल आपने अपने मन में बना रखा है वो धीरे 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 आप लोगों के मन से वो डर निकलता चला जाए। जब ज्योमेट्री इंटरेस्टिंग लगने लगेगी आप लोगों को, उसके बाद हम लोग आराम से तसल्ली से हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ना आप कहीं जा रहे हैं ना हम कहीं जा रहे हैं, दोनों के दोनों यहीं पर हैं। आ जाइए भाई मेरे, चलिए। उसके बाद यहाँ पर कहा गया बहुत ही तरीके से तसल्ली से देखो, इस एंगल का मुझे कॉम्प्लीमेंट पता करना है, यानी 30 डिग्री 20 मिनट का मुझे क्या पता करना है, पूरक पता करना है। अब आपने कहा सर आपने जितने क्वेश्चंस दिए थे वो सारे के सारे डिग्री पर थे, अब ये मिनट कहाँ से आ गया? मिनट भी आता है, कैसे आता है वो देखो। जैसे मानो आप जब कहते हो ठीक है 1 घंटा, तो 1 घंटे में आपका कितना मिनट होता है, तो बोलते हो सर 1 घंटे में हमारा 60 मिनट होता है ना। उसी तरीके से इतना ध्यान रखना कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। जो घंटा और मिनट का रिलेशन है ना, वहीं डिग्री और मिनट का भी रिलेशन है मेरे भाई, बस यूँ समझ लो। यानी कल के दिन अगर मैंने कहीं पर लिखा हुआ है, ऐसे समझ लो यहाँ पर कि 10 डिग्री है, तो इस 10 डिग्री का मतलब यहाँ पर ये भी हो सकता है 9 डिग्री 60 मिनट। भाई क्या आप ऐसे नहीं कह सकते 10 घंटे को ऐसे भी तो कह सकते 9 घंटा 60 मिनट, कुछ चला जाएगा? नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा मेरे भाई। 8 घंटा 120 मिनट ऐसा भी कह सकते हैं, कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ता है। तो बस वही बात है मेरे भाई, यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा गया कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री बताओ। अब मुझे पता है कि कभी भी अगर मैं किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री अगर मैं बताने जा रहा हूं, तो मुझे उसका कॉम्प्लीमेंट्री बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसका कॉम्प्लीमेंट्री बताने के लिए उसको 90 से माइनस करना पड़ेगा। यानी अगर मैं 90 डिग्री में से यहाँ पर जो है माइनस करने जाऊँ किसको, 30 डिग्री और 20 सेकंड को, तो भाई हम तो यहाँ माइनस ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे समझ लो आप फिलहाल कि आपको 90 घंटे में से 30 घंटा 20 मिनट घटाना है, 30 घंटा 20 मिनट घटाना है। तो आप यहाँ क्या कहोगे, आप कहोगे भाई तू 90 मत रहे, 90 रहेगा जीवन में कभी तू माइनस नहीं कर पाएगा। ये 90 अपने आप को 89 घंटा बना लेगा, और वो जो 1 घंटा होगा ना वो मिनट में टूट जाएगा। कितने मिनट में? 60 मिनट में। तो यहाँ पर 90 को 89 60 भी लिखा जा सकता है, उसमें से आप मेरे भाई 30 डिग्री और यहाँ 20 मिनट माइनस कर दो, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर 59 डिग्री 40 मिनट। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो बी फॉर क्या हो जाएगा, बाहुबली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि अगर किसी का कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री या कुछ भी बताना है और मिनट में बताना है और 90 से घटाना पड़े और 90 ना घटा पाए, तो उसमें से एक कम करके उसको मिनट में बदल देना और तब माइनस कर देना। आगे चल के सेकेंड भी होता है, मिली सेकेंड भी होता है, बट हमें अभी उतना डेप्थ लेवल पे नहीं जाना है। मज़ा आ रहा है ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब जिस तरीके से आप लोगों ने एंगल्स देखा, तो अब क्या होता है कि अब हम लोग शुरुआत करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स का। कुछ सवालों को हम लगाएंगे, तो भाई सवालों को लगाते वक्त अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी बनती चली जाएगी। तो वो प्रॉपर्टी के बारे में सबसे पहले जो है हमें थोड़ा सा पता होना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर किस तरह की प्रॉपर्टी होती है, क्या होता है, कैसे है, एंगल्स के कितने टाइप होते हैं और इस तरीके से, ताकि हम उनको सॉल्व कर पाएँ। तो सबसे पहला होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यानी कोनों का रैखिक युग्म। यानी कहने का मतलब बच्चों ये होता है कि अगर कोई सीधी रेखा है तो हमेशा सीधी रेखा पर आप जैसे मानो ये सीधी रेखा है और इस सीधी रेखा पर एक लाइन ने ऐसे खींच दिया, तो बेटा ये दोनों कोनों का जो होगा वो कितना होगा, 180 होगा। यानी हमेशा एक सीधी रेखा पर कभी भी जो कोण बनती है ना वो 180, टूटी हुई रेखा नहीं। जैसे एक रेखा तुम्हारा ये भी है और ये लाइन है, और दूसरा बच्चे तुम्हारा रेखा ये भी हो जाएगा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, और बोलोगे सर ये तो सीधा है। नहीं है सीधा मेरे भाई, सीधा का मतलब जो एकदम स्ट्रेट हो। यानी यहाँ पर अगर आप दोनों कोनों का जोड़ देखोगे 180, लेकिन अगर यहाँ सोचोगे अल्फा और बीटा 180 बना दे तो ये संभव नहीं है। इसी को हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यानी दोनों कोनों का जोड़ हमारा 180 हो। ठीक है, दूसरा हमारा हो जाता है मेरे भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी शीर्षा विमुख कोण।
जब भी दो रेखाएं ऐसे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो उसके बाद यहाँ पर जैसे मानो अगर ये अल्फा बनाना तो जस्ट इसके सामने वाला भी क्या रहेगा, अल्फा रहेगा, यानी तरबूजे को देख के तरबूजा रंग बदलेगा मेरे भाई। दूसरा अगर जैसे मानो ये हमारा बीटा हो गया तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली का मतलब क्या हो गया, जहां पर भी नाम का शेप बने, ऐसे भी नाम का शेप बने उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तीसरा हमारा हो जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, समझना इस बात को। जब भी आपके ऐसे दो समानांतर रेखाएं हो जाए, जैसे एक रेखा हमारी ये हो गई और दूसरी रेखा हमारी यहाँ पर ये हो गई, तो करस्पॉन्डिंग का मतलब ये हो जाता है जैसे अच्छा ये दो रेखाएं हो गई और ये एक ट्रांसवर्सल हो गया। तो जब दो रेखाओं को, दो पैरेलल रेखाओं को एक ट्रांसवर्सल काटता है तो कुल मिलाकर 8 तरह के कोण बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो अभी आपने पढ़ा वर्टिकली, वर्टिकली का मतलब 1 और 3 वर्टिकली है, 4 और 2 वर्टिकली है, 5 और 7 वर्टिकली है, 8 और 6 वर्टिकली है, शीर्षाभिमुख है, ठीक है। अब इसमें बात आता है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण का। तो यहाँ पर संगत कोण हमारा कौन सा होगा और क्या होगा। संगत कोण का मतलब बेचारे क्या होते हैं कि संगति में रहते हैं, बराबर रहते हैं, अलग कोई भी नहीं रहता। यानी कहने का मतलब अगर आप यहाँ देखोगे तो जब भी ऐसे भविष्य में ऐसे आपने दो लाइनें बनाई पैरेलल और एक काट रहा है, तो जैसे इस लाइन का अंदर वाला पोर्शन इस लाइन के बाहर वाले के बराबर, यानी 1 और 5 संगत में है, 4 और 8 संगत में है, 3 और 8 संगत में है और 2 और 6 हमारा संगत में है। इसे हम क्या कहते हैं, संगत कोण। इसलिए जैसे मानो एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने बनाया, मैंने कहा यार इसकी वैल्यू 50 डिग्री है तो मुझे बताना ज़रा इसकी वैल्यू कितनी होगी कमेंट बॉक्स में। तो आप बोलोगे सर ये भी वैल्यू 50 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण कभी भी अलग अलग नहीं होते। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे मुझे अभी आप लोगों से ज्योमेट्री से एकदम मोहब्बत करा देनी है, ठीक है। जो डर बिठा रखा है ना आपने अपने दिल में वो खत्म ना कर दिया तो मेरा भी नाम आदित्य रंजन नहीं, देख लेना, ठीक है। इसलिए पूरा मन से एकदम टारगेट बना के आए हैं कि आप लोगों को 10 क्लासेस 15 क्लासेस मुझे ज्योमेट्री की देनी है, तरीके से देनी है। कल की क्लास में नहीं ले पाया, परसों की नहीं ले पाया, मेरे साथ मजबूरी हो गई, ठीक है। परसों क्लास लेने वाला था, अचानक से पता चला मम्मी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल चले गए उनको लेके दिखाने, ठीक है। कल शाम रिपोर्ट आई, पता चला कि टाइफाइड हो गया, तो फिर उसके बाद जो है कल शाम को ही अपॉइंटमेंट ली डॉक्टर की और इसी टाइम पर वहाँ उन्हें भी दिखाने जाना पड़ा। तो इस वजह से एक उनके परेशानी से थोड़े से परेशान हो गए हम, क्योंकि वो अभी घर गई थी और आई हैं तो तब से इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब है उनका कि फीवर और खांसी तो है जो है वो रुक ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से जो कमिटमेंट की थी कि हाँ लाइन्स एंड एंगल्स आज से 2 दिन पहले स्टार्ट कर देंगे, वो इसी वजह से नहीं हो पाया, ठीक है। उसी टाइम पर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, उसी टाइम पर जाना ज़रूरी पड़ गया यहाँ पे। चलिए आगे, कोई बात नहीं। ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है, ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, जैसे जीवन में आप भी किसी को पसंद करते होंगे, नहीं पसंद आता वो तो बाद में उसका एक ऑल्टरनेट ढूंढ लेते हैं, एक कोई दूसरा सब्सटीट्यूट ढूंढ लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि एंगल भी हमारा ऑल्टरनेट होता है, तुम नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, लाख मिलेंगे हंसी, यही वाली बात हो जाती है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे ये दो पैरेलल लाइन हो गए, अब ये दो पैरेलल लाइन हो गए और ये एक ट्रांसवर्सल से कटा, ठीक है। तो क्या हो जाता है मेरे भाई, जैसे ऑल्टरनेट भी दो प्रकार के होते हैं, एक ऑल्टरनेट में इंटीरियर एंगल होता है और एक हमारा हो जाता है एक्सटीरियर एंगल। यानी एक तो नैन मटक्का अपने गली में होगा, इंटीरियरली होगा, और एक हो जाएगा मेरे भाई अपने गली से दूसरे गली में, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल की बात करें तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर देखो, जब भी आपका जहाँ पर भी जेड बन जाए ना तो समझ लेना वो ऑल्टरनेट एंगल है। यानी जब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो तो क्या कहेंगे, ऑल्टरनेट एंगल। यानी हमारा यहाँ देखो तो ये हमारा जेड है और ये जेड है, तो यानी हमारा 3 और 5 क्या है, बराबर है। हमारा 2 और यहाँ 8 जो है वो हमारा क्या है, बराबर है। तो अंदर वाला अंदर वाले के बराबर, अंदर वाला अंदर वाले के बराबर, तो बच्चे इसे हम क्या कहेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहेंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा शब्दों में लिखा भी है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है यहाँ पर दूसरा वाला एक्सटीरियर की। एक्सटीरियर का मतलब बाहर वाला कोण। तो बाहर वाला क्या हो जाएगा, तो बाहर वाला जैसे यहाँ देखेंगे आप यहाँ पर कि ये एंगल इधर है, ऑल्टरनेट में है ना, कभी भी एक दूसरे की तरफ फेस नहीं करते हैं, हमेशा अपोजिट करते हैं। मैं इधर देखूंगा तो दूसरा वाला पीछे देखेगा, ये ऑल्टरनेट की सबसे बड़ी खासियत होती है।
तो जैसे पहचान करना है तो मानो यहाँ पर बाहर वाले में देखो तो बाहर 1 6 4 है और 6 है और 7 है। अगर ये एंगल 1 है तो इसका ऑल्टरनेट कौन होगा, तो हमेशा 7 होगा। ये इधर देखेगा तो ये हमारा इधर देखेगा, सेम दिशा में तो देख ही नहीं सकते, ठीक है। और ये हमेशा दोनों क्या हो जाएंगे, तो बराबर हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर मैं 4 का ऑल्टरनेट बोलूं, 4 हमारा इधर देख रहा है तो 6 हमारा इधर देखेगा, यानी ये दोनों हमारे क्या हो जाने वाले हैं, ऑल्टरनेट हो जाने वाले हैं, ठीक है। जो लास्ट हमारा होता है वो हमारा है कॉन्जिक्यूटिव एंगल। इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना, सीधा सवालों पर हमला करना है मेरे भाई, ठीक है। समझ गए बात को यहाँ पर। तो ये हमारा हो जाता है को इंटीरियर एंगल, क्रमागत आंतरिक कोण, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है, ये थोड़ा सा अलग है, कुछ अलग बताता है, और ये सभी चीज़ों का यूज़ करके अभी हम लोग जो है वो बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। तो को इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, नाम से ही देखो तो इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब बाहर वाले का इसमें कोई रोल नहीं होता है, जो रोल होता है अंदर वाले का होता है। और अंदर वाले का भी रोल कैसे होता है, इसे तो हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं, यानी 5 + 8 180 और 2 + 3 180, ठीक है। तो स्ट्रेट ले नहीं सकते। 3 और 5 में कोई संबंध, देखो 5 का संबंध 8 से बिठा सकते हो, नहीं बिठा सकते, स्ट्रेट ऑलरेडी कब्जा करके बैठा है, ठीक है। 5 का संबंध 3 से बिठा सकते हो, नहीं बिठा सकते, क्योंकि ऑल्टरनेट ऑलरेडी कब्जा करके बैठा है कि भैया ये तो हम ऑल्टरनेट है, हमको टच मत करना, छूना मत, ठीक है, पहले हम बता रहे हैं। तो अब उसके बाद 5 के साथ 8 के ऑप्शन नहीं हो सकते, 5 की 3 से दोस्ती होने की संभावना नहीं हो सकती है, तो 5 किससे करेगा, 2 से। फिर ये दोनों मिलकर आपस में प्रॉपर्टी बनाते हैं, संगम चलता है जीवन का, और कहा जाता है कि ये दोनों का जोड़ जो है वो कितना हो जाता है, 180। इसी को हम लोग को इंटीरियर एंगल कहते हैं। समझ गए यहाँ पर, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल यानी क्रमागत आंतरिक कोण। उसी तरीके से 3 और 8 जो है, इन दोनों का भी एक जबरदस्त रिलेशन होता है, और उसे यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर को इंटीरियर एंगल आंतरिक कोण। इंटीरियर का मतलब अंदर का कोण, आंतरिक हो गया। जैसे आपका घर है, एक इंटीरियर आप बनवाते हो, दूसरा एक्सटीरियर बनाते हो यहाँ पे, ठीक है। अभी समझ में आया, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो शुरुआत करते हैं। अभी इसी साल देखो पहला क्वेश्चन, आप अभी दिसंबर में आपका पेपर हुआ, 2 महीने पहले, तो एकदम लेटेस्ट और अपडेटेड पैटर्न पर हम लोग क्वेश्चंस को लगाना शुरू करते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन, अब जितने बच्चे अपनी यहाँ पर जो है पंचायत कर रहे थे कमेंट बॉक्स में, अब अपनी पंचायत को बंद करो और सवालों पे आ जाओ जल्दी से। देखते सबसे पहले आंसर देना कौन शुरू करेगा, क्या कहा गया सवाल में। अच्छा तो पढ़ लिया, पहली बात रिवीजन कर लेते हैं। पॉइंट पढ़ लिया, लाइन के बारे में जान लिया, एंगल के बारे में जान लिया, एंगल में भी जाना, एक्यूट एंगल का मतलब 90 से कम, राइट का मतलब 90 के बराबर, ऑब्ट्यूज का मतलब 90 से ज़्यादा। फिर उसके बाद एंगल्स के बारे में जानना शुरू किया हमने, ठीक है, कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है, वर्टिकली एंगल क्या होता है, को इंटीरियर एंगल क्या होता है, सारी बातें जानी। अब उन्हीं का एप्लीकेशंस करके हमें सवालों को लगाना है। इसलिए अगर मुझे आपसे सवाल बनवाने थे ना, तो पहले मुझे आपको प्रॉपर्टी पढ़ाना जरूरी था, ठीक है। तो क्वेश्चन के पहले जो है, कराने के पहले ही 4500 लाइक ठोक दीजिए, ताकि मज़ा आए अब यहाँ से सवालों में, और एक बढ़िया सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को हम शुरू करें। तो कहा गया, निम्नलिखित आकृति में यदि एल और एम दोनों के दोनों पैरेलल हैं, समानांतर, तो ए और बी द्वारा चिन्हित कोणों का माप बताइए। यहाँ पर ए का माप हमारा कितना होगा, और बी का माप कितना होगा, और सी का माप कितना होगा, बताइए। ए और बी का माप हमसे पूछा गया है, ठीक है, बताइए जल्दी से। बहुत शानदार भाई, आई लव यू सर, लव यू भाई, लव यू, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले यहाँ पर देखो, एक नहीं कई सारे तरीके हैं आप लोगों के पास, समझिएगा मेरी बातों को। पहली बात, यहाँ एल और एम पैरेलल रेखाएं हैं। अभी आप लोगों को बताया कि देखिए बच्चों, जब भी 2 लाइन पैरेलल होती है तो उस केस में ये दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, तो इन्हें हम यहाँ पर एक तरीके से करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं मेरे भाई, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। देख लो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब हो जाता है संगत कोण, संगति में है, इसी वजह से क्या है, तो बराबर है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ देखोगे तो एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये संगत में है। और अगर ये मेरे भाई संगत में है, तो जैसे ये 110 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो पहली बात तो यहाँ पर सी का जो मान आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 110। अब दूसरी बात जो हमने आपको सिखाई, वो हमने क्या सिखाई, कि सीधी रेखा पर कभी भी जो कोण बनता है वो हमारा कितना बनता है, तो सीधी रेखा पर कभी भी जो हमारा कोण बनता है वो 180 का बनता है।
तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो जैसे ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा में जो कोण बनेगा पूरा का पूरा 180 का बनेगा। उस 180 में ये जनाब 110 है, तो यानी ये कितना आएगा 70 डिग्री। तो ए का मान कितना होगा, 180 में से 110 घटा दो, यानी ए का मान हमारा 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। अब बोलोगे सर यहाँ पर ये b की वैल्यू कैसे निकालें, तो b की वैल्यू निकालने के कई सारे तरीके हैं हमारे पास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। हालांकि b की वैल्यू अभी आपको ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाई है, अगर वो प्रॉपर्टी पढ़ाया होता तो हम आपको सीधा बता पाते हैं कि एक त्रिभुज का एक बहुत ही प्यारा सा गुण होता है, और वो ये गुण होता है कि अंदर के दोनों कोनों का जोड़ बराबर होता है बाहर वाले के, यानी ये का मान कितना है 70 है। ठीक है। तो 70 में 40 जोड़ दो तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो b का मान है वो हमारा कितना आ जाएगा, तो 110 आ जाएगा। ठीक है। तो A70 B 110, A70 B 110 ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। लेकिन चूंकि अभी उस प्रॉपर्टी से ज़्यादा होगा तो आप नहीं हैं, तो अभी एक और काम कर सकते हैं, आप ऐसा भी इसे बना सकते हैं। समझिएगा मेरी बात को, आप ऐसा इसे कर लीजिए कि देखिए आपको A तक तो समझ में आया था, ये 110 है हमारा, तो ये भी 110 होगा, और ये 110 होगा तो ये हमारा कितना होगा 70। आप ऐसे याद कर लो भाई, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है कि नहीं होता है, तो बोलोगे हाँ सर। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ अगर 180 होता है तो ये भी तो हमारा एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में तीनों कोनों का जोड़ 180 होगा। ये 70 है और 40 है, यानी ये 110 है, और 110 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 70 डिग्री। और फिर वापस वही वाली बात आ जाती है कि एक सीधी रेखा पर कोण कितना बनता है 180 का, 180 में अगर ये 70 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 110, तो यहाँ b का मान कितना हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वाला सवाल जल्दी से मुझे यहाँ बताइए, x का मान कितना होगा। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, हमारा अनुरोध है उन लोगों से तुरंत हर जगह वीडियो को शेयर करना शुरू कर दीजिए भाई। ठीक है। जिस तरीके से आपको ज्योमेट्री से भय लगता था उसी तरीके से सबको भय लगता है, लेकिन आज के बाद ये डर खत्म हो जाएगा सभी का यहाँ पर, कब, जब वो पढ़ना शुरू कर देंगे। चलिए बताइए, आंसर बताइए। चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तरीकेदार क्वेश्चन है। बताइए, x का मान पूछा गया है। देखो, हालांकि मैं पहले भी बोलता हूँ x की ना कोई वैल्यू थी और ना कोई वैल्यू है और ना कोई वैल्यू रहेगी यहाँ पे। ठीक है। फिलहाल आप लोग एक प्रॉपर्टी जरूर जान लो ट्रायंगल का, जो अभी आप लोग यूटिलाइज करने वाले हो, कई जगह पर यूटिलाइज करोगे, इसलिए मैं बहुत पहले बता देता हूँ। देखो बच्चों, कभी भी अगर आप कोई भी त्रिभुज बनाते हो, ठीक है, तो हर त्रिभुज का एक अंदर का भी कोण होता है और हर त्रिभुज के पास एक बाहर का भी कोण होता है। अंदर वाले को इंटीरियर कहते हैं, बाहर वाले को एक्सटीरियर कहते हैं। तो जैसे मान लो ये अंदर का कोण अल्फा है और ये अंदर का कोण हमारा क्या है, बीटा है। तो जो तीसरा एंगल हो गया ना, तो ये यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का जोड़। ठीक है। देखो यहाँ पर तीसरे वाले के पास दो तरह का एंगल होगा, एक अंदर की तरफ होगा और एक बाहर वाले की तरफ होगा। ठीक है। तीसरा एंगल दो होगा, एक अंदर और एक बाहर। तो इन दोनों का जो जोड़ होता है ना, हमेशा मेरे भाई बाहर वाले के बराबर हो जाता है। यानी इन दोनों का जोड़ तीसरे वाले के बाहर वाले के बराबर। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर अपोजिट एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर अपोजिट एंगल। अंदर का दोनों कोनों का जोड़ बाहर वाले कोण के बराबर होगा। इसका हम एप्लीकेशन अभी यूज में लेकर आएंगे भाई। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं और सवालों को देखना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि ये वाली रेखा इस वाली रेखा के साथ समानांतर है। समानांतर है तो करस्पॉन्डिंग यानी संगत कोण से अगर ये 45 है तो ये भी हमारा संगति में कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो बोलोगे हाँ सर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि संगत कोण का असर है ये दोनों संगति में है तो बराबर होंगे। अब बराबर होंगे तो जैसे कि आपको अभी दूसरा वाला जो पॉइंट हम पढ़ाएं, वो क्या पढ़ाएं, वो यही पढ़ाएं कि कभी भी किसी भी त्रिभुज में अंदर के दोनों कोनों का जोड़ बराबर होता है बाहर वाले के। यानी x में 45 जोड़ने पे 105 आएगा। तो यहाँ लिख लो x जमा 45 बराबर कितना, 105। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105 में से 45 घटा देंगे, 60 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है भाई। ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया a प्लस बी का मान बताइए। जल्दी से बताइए दोस्तों, a प्लस बी का मान हमारा कितना होगा। ठीक है, बताइए।
चलिए बताइए, तो ए और बी का जो है हमारा योग कितना होगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट हम आपके लिए एक और लेकर आए हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है। इस सवाल को पढ़ने के पहले मुझे लगता है आप लोगों को वो कंसेप्ट पढ़ लेना चाहिए। उस कंसेप्ट का मेरे भाई नाम यहाँ पर है एरो कंसेप्ट। आप एरो लगा सकते हो, एरो कह सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आप कह सकते हैं एरो कंसेप्ट। एरो कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, एरो कंसेप्ट का कभी मतलब ये नहीं होता कि आपने एक प्यारा सा दिल बनाया और उसके बाद यहाँ से एकदम तीर चलाई और यहाँ से एकदम इसे खून टपका रहे हो, इसे एकदम जो है यहाँ पे पूरा भर भर के तब यहाँ लिखे हो फलाना लफ्ज़ फलाना वाला। ये एरो नहीं है मेरे भाई, ये एरो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ये बचपन वाला एरो था जो आप यहाँ पर किसी को देते थे, आपको किसी से मिलता था, ठीक है। हालांकि आपको नहीं मिलता था, आप किसी को देते ही थे। आपको थोड़ा और पीछे लेके चलते हैं, जहाँ पर ये एरो से ऊपर एक बात आ गई थी, और वो हमारी बात आई थी मेरे भाई ये वाले एरो की। याद करो, आज से 1000 साल पहले ऐसे तीर देखने को मिलते थे, आज भी मिलते हैं। कहीं पर भी म्यूजियम में चले जाओ, ये वाला तीर मिलता है। अब इस एरो में है ना, बहुत ध्यान से समझोगे ना, प्यार भरी नज़रों से जब इसे देखोगे तो ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। टोटल इसके पास 4 तरह के कोण बनते हैं। पहला कोण यहाँ अल्फा होता है, दूसरा कोण यहाँ बीटा होता है, तीसरा कोण यहाँ गामा होता है, और ये भैया बाहर वाला थीटा होता है। तो ये लोग आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है। और आपस में मिलकर एग्रीमेंट क्या कहते हैं, ऐसे समझ लो कि ये बाहर वाला राजा है और ये इसकी 3 रानियां हैं, ठीक है। अगर इस राजा को, तीनों रानी को बचाना है मेरे भाई, तो यानी इसको जो है, इसकी जो ताकत है वो सबके बराबर होनी ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये बाहर भाई पहरा दे रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर इन तीनों के बराबर में है ना, ये रोक रहा है सभी को, एक तरीके से समझ लो यहाँ पर। या ऐसे समझ लो ये 3 दुश्मन है जो इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं और ये अकेला सारा अटैक सह रहा है, यानी इसका मतलब इसका जो बल है वो तीनों के बराबर है। तो एरो कंसेप्ट यही सिखाता है कि यानी हमेशा जो बाहर वाला कोण है ना, वो बराबर हो जाएगा अंदर के तीनों कोनों के जोड़ के, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये एरो कंसेप्ट का मेरे भाई पार्ट नंबर 1 है। अभी पार्ट नंबर 2 भी बताएंगे आपको, ठीक है। कि पार्ट नंबर 1 है हमारा यहाँ पर, जहाँ आप अच्छे तरीके से सीखते हैं कि अंदर के तीनों कोनों का जोड़ 100 बाहर वाले के बराबर होता है, ठीक है। बोलोगे सर प्रूफ बता दो, ज़रूरत नहीं है प्रूफ जानने की यहाँ पर। बाकी यहाँ पर अगर प्रूफ जानना है तो इसको लाइनों को खींच के तो सॉरी तब प्रूफ निकाला जा सकता है, ठीक है। अब जैसे मानो इसी एरो में क्वेश्चन आपका क्या आया, इसी एरो में जैसे क्वेश्चन आया था पिछली बार पेपर में, और वो मेरे भाई यहाँ पर ही आया था। जल्दी से आंसर बता दीजिए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था कि ये 70 डिग्री है, ये हमारा 20 डिग्री है, ठीक है, और ये बाहर वाला हमारा 130 डिग्री है, तो ये पीछे वाला थीटा हमारा कितना होगा, जल्दी से बताओ। देखते हैं सबसे पहले कमेंट बॉक्स में यहाँ पर जो है कौन आंसर बताता है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात। आप बोलेंगे सर देखिए बाहर वाले, देखो बाहर वाला जो कोण है यानी ये जो 130 है, ये 130 हमारा बराबर होगा अंदर के तीनों कोनों के जोड़ के, यानी 70 जमा 20 जमा थीटा के। तो अगर हमें मान लीजिए वो थीटा का मान बताना है तो 130 में से 90 घटाना पड़ेगा। 130 में से 90 घटा दीजिए, 40 आ जाएगा, यानी पीछे वाला एंगल कितना होगा, तो पीछे वाला एंगल हमारा 40 डिग्री हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। अब इस एरो नंबर में मैंने आपसे कहा था ये पार्ट नंबर 1 है। इसका पार्ट नंबर 2 क्या होता है, पार्ट नंबर 2 बहुत ही प्यारा होता है, कुछ नहीं होता। आप यहाँ पर समझना, ये जो लाइन आपने बनाई है ना, ये लाइन मेरे भाई जो है ऐसा हो जाता है सीधा एकदम ऐसा, ठीक है। और ये जो लाइन आपने बनाई है ये भी अपने आप में एकदम ऐसे सीधा हो जाता है। अब जब सीधा और सीधा हो गए तो ये बीच वाला तो गया एंगल, इस एंगल का तो कोई निर्माण ही नहीं होगा, कोई नाम ही नहीं होगा यहाँ पे, यानी ये वाला एंगल मेरे भाई हो गया गायब। अब जब ये हो गया गायब, इसका मतलब बाहर वाला कोण हमारे इन दोनों कोनों के जोड़ के बराबर होगा, बस ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। इसको W भी कहा जाता है, यहाँ पर ये जो W है ना, ये भी कहा जाता है कि ये अंदर के दोनों जोड़ बाहर वाले के बराबर हो जाते हैं। M कह लो, W कह लो, जो कहना है कह लो। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो हमारा गामा है ये हमारा खत्म हो जाता है, इसे हम कहते हैं पार्ट नंबर 2 मेरे भाई। क्लियर है, समझ गए मेरी बात को यहाँ पर। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन हमारा आते रहता है, ध्यान रखना है। अब उसके बाद आता है इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारा क्या हो जाता है वो समझिए। पार्ट नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो पार्ट नंबर 3 जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा ये होता है कि जैसे मानो 2 पैरेलल लाइन है और इनके बीच में ऐसे कई सारे हमने M बना दिए, कई सारे M बना दिए, ऐसे लो हमने कई सारे M बना दिए, एक नहीं कई सारे M बना दिए। उस केस में यहाँ पर क्या होगा, तो जैसे मानो जहाँ जहाँ एंगल बनेगा, A हो गया, फिर यहाँ B हो गया, फिर यहाँ C हो गया, और फिर यहाँ पर क्या हो गया, D हो गया,
ठीक है, हो गया मेरे भाई। यहाँ पर क्या एक और एंगल बनेगा? तो जी हाँ, बिल्कुल एक और एंगल बन जाएगा यहाँ पर ई। ठीक है, तो कई सारे एंगल बन गए ना यहाँ पे। एक सेकंड रुक जाओ यहाँ पे। यहाँ पर जो है ना, इसको ऐसे स्टॉप मार लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि कई सारे हमारे एंगल बनते चले गए और हम यहाँ पर जो है एंगल देखेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा डी हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अगर आप ना, तो ये कोण वाला, जैसे मानो ये P हो गया, ये हमारा Q हो गया और ये हमारा क्या हो गया, R हो गया। तो उस केस में हमसे रिलेशन पूछा जाता है कि सर इस केस में रिलेशन आपका क्या होगा। तो आप यहाँ बोलेंगे देखो इस साइड में, यहाँ पर राइट साइड में सारे हरे वाले एक तरफ और लेफ्ट साइड में सारे सफ़ेद वाले एक तरफ। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि P जमा Q जमा R जो होगा ना, वो बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो बराबर हो जाएगा A B C और मेरे भाई D के। यहाँ पर ये साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है, इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हमारा एरो कंसेप्ट का ही पार्ट नंबर 2 होता है, जिसकी हमें यूटिलाइजेशन करनी होती है। इसके थोड़े बारे में डिटेल में हम आपको और अच्छे से समझाएंगे क्वेश्चन देके। तो जैसे आज ये आप इस क्वेश्चन पर हम लोग थे और इस क्वेश्चन का आंसर हमें देना था, हमें एंगल ए और एंगल बी का सम बताना था। अब एक सवाल को करने के कई सारे तरीके होते हैं, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं होता ज्योमेट्री में कि आप एक सवाल को एक ही तरीके से करो। अब जैसे आप यहाँ समझो, ठीक है, इसमें साथ में यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है और वो यहाँ पर ये मिसिंग है कि ये वैल्यू आपकी 50 डिग्री है। ये आपका मिसिंग है, इसको आप लोग नोट कर लो कि ये वैल्यू आपकी 50 डिग्री है और तब आपसे एंगल ए प्लस एंगल बी का मान पूछा गया। अब इस केस में एंगल ए और एंगल बी का मान पूछा गया, तो आप कैसे बताओगे? आप यहाँ बोलोगे सर मेरे को है ना एक छोटी सी बात यहाँ पर याद आ रही है। क्या याद आ रही है? जैसे मानो ये दो लाइनें यहाँ काट रहा है, अगर दो लाइनें काट रहा है तो जहाँ पर भी ऐसे क्रॉस का साइन बनता है वहाँ पर हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल आ जाता है, शीर्षाभिमुख कोण आ जाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आ जाता है, यानी ये हमारा 130 है तो बाहर वाला भी कितना हो जाएगा, बाहर वाला भी हमारा 130 हो जाएगा। हो जाएगा भाई? तो बोलोगे हाँ सर। सर अब एक छोटा सा काम और कर दीजिए, और क्या कर दीजिए, आपको अगर नहीं दिक्कत है ना तो आप एक पल के लिए बस ये दो लाइनों को यहाँ से गायब कर दीजिए। बस सर, अभी बस समझने के लिए यहाँ पर ये गायब कर दीजिए। अब ये क्या बन गया बताओ? ये तुम्हारा एरो बन गया। क्या बन गया? ये तुम्हारा एरो बन गया, जहां पर अंदर के तीनों कोनों का जोड़ बराबर होगा किसके? बाहर वाले के। तो अंदर के तीनों कोनों का जोड़ अगर बराबर होगा जाएगा मेरे बाहर वाले के, तो मेरे भाई हम लिखेंगे क्या यहाँ पर वो समझना ज़रा। तो बोलोगे सर देखिए यहाँ पर ये लिखोगे, यहाँ पर अंदर के तीनों कोनों का जोड़, यानी a जमा यहाँ 50 और जमा हमारा हो जाएगा 20 बराबर हो जाएगा किसके? 130 के। तो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 130 में से 50 घटा दीजिए, यानी 80 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ पे वीडियो को लाइक करते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल एक और देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर ये कहा गया ए बी और सी डी हमारा पैरेलल है, तो हमसे यहाँ पर x का मान पूछा गया है। दोबारा से x की तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है, बट कोई बात नहीं यहाँ पर। ठीक है, x की वैल्यू हमें बतानी है। कैसे बताओगे भाई? तो याद करो ये तुम्हारा केस नंबर 2 है एरो कंसेप्ट का, जहाँ पर मैंने कहा था कि जब भी आपको ऐसा m दिख जाए ना तो एरो कंसेप्ट लगा देना। ठीक है, अभी मैंने बताया था ना आपको यहाँ पर कि जब भी ऐसा दो पैरेलल लाइन के बीच में आपको ऐसा दिख जाए तो उस केस में हमेशा ध्यान रखना कि ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है। तो ये जो हमारा थीटा होगा मेरे भाई, ये थीटा अल्फा प्लस क्या होता है? बीटा के बराबर होता है। यानी m जहाँ पर भी ऐसा बनता है तो m के दोनों अंदर वाले का कोण बराबर होता है किसके? बाहर वाले के। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका m बन रहा है और m मेरे भाई ऐसे बन रहा है यहाँ पे। तो m मेरे भाई जब ऐसे बन रहा है तो यानी अंदर के दोनों कोनों का जोड़, इस कोण का और इस कोण का जोड़ बराबर होगा हमारे इसके। बोलो, अब एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 का बनता है। अगर 180 का बनता है जिसमें ये 110 है तो यानी ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो बोलोगे हाँ सर। तो बस मेरे भाई यहाँ पर या दोनों का कोण का जोड़ यानी 70 और जमा 35 बराबर हो जाएगा हमारे किसके? तो बराबर हो जाएगा बाहर वाले के, यानी यहाँ पर ये 2x प्लस 15 के बराबर हो जाएगा भाई। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ बोलेंगे सर इसका वैल्यू 105 है और 105 में से हम 15 को माइनस कर देंगे तो 90, यानी 2x का मान हमारा हो जाएगा 90। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी मेरे भाई 45। ये हमारा करेक्ट आंसर है भाई। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हमारी 45 हो जाएगी।
ये जो 40 बोल रहा है ना, जिंदा चुनवा दिए जाओगे दीवालों में तुम, हम बता रहे हैं तुमको, समझे ना? ठीक है, इतना कराने के बाद भी 40 बोल रहे हो तो सोचो क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे। आ जाओ, चलो एक और क्वेश्चन बताओ। यहाँ पर x की वैल्यू आप लोगे जल्दी से बताइए यहाँ पर x का मान क्या होगा। अभी एरो कंसेप्ट पढ़ा है और ये भी आपका एरो कंसेप्ट का ही पार्ट है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए, जहाँ पर भी आपको ऐसा m दिखता मिले, जहाँ पर भी आपको ऐसा m दिखता मिले, वहाँ पर अंदर के दोनों कोनों का जोड़ बराबर होता है किसके? बाहर वाले के। यानी यहाँ पर इन दोनों कोनों का जोड़ बराबर होगा किसके? बाहर वाले के। ये हमारा 133 है। सीधी रेखा पर हमेशा कोण कितने का बनता है? 180 का। उस 180 में हमारा ये 133 है, तो 180 में से इसे माइनस कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 47। ये हमारा 180 बनता है कभी भी सीधी रेखा पर। उस 180 में ये हमारा 143, 180 में से इसे माइनस कर दो तो तुम्हारा निकल के आ जाएगा 37 मेरे भाई। कितना निकल के आ जाएगा? 37 निकल के आ जाएगा। अब अगर आपको x की वैल्यू बतानी है तो x की वैल्यू बतानी है तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे तो बोलेंगे सर 37 और 47 मिलकर कितना बनाते हैं? 84 बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 84। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्लियर है भाई? चलिए, बहुत शानदार। तो याद रखेंगे जहां पर भी m बने तो अंदर के दोनों कोनों का जोड़ बराबर होगा किसके? बाहर वाले के। ठीक है, आ जाइए। अब यहाँ से अभी हमारा ये ट्रांसवर्सल वाला पार्ट है, इसको भी बाद में करेंगे। पहले यहाँ पर ये और सारे पार्ट्स हैं, इन्हें पहले करते हैं। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये वाला एंगल। चलो ये बताओ, इसी बार के सीजीएल में पूछा गया सवाल है, सीधा सीधा आपके सामने यहाँ दिख रहा है कि ये हमारा एरो कंसेप्ट पर आधारित है। इसके बारे में चर्चा करते हैं पहले। बताइए क्या कहा गया। इस क्वेश्चन में कहा गया, देखो सीजीएल अभी दिसंबर में पूछा गया सवाल। इस क्वेश्चन में कहा गया कि देखो बच्चे, ये जो तुम्हारा के आई है ना, ये बराबर हो जाएगा तुम्हारे किसके? तो ये बराबर हो जाएगा तुम्हारे ये आई टी के। ये के आई और आई टी तुम्हारे बराबर हैं। साथ में यहाँ पर ये भी क्वेश्चन में कहा गया है, गौर से देखोगे, ई के। ये ई कहाँ है? तो ये ई के वाला जो पार्ट है ना, ये ई के वाला पार्ट तुम्हारा ई टी वाले पार्ट के बराबर है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है एंगल कौन सा हो गया तुम्हारा? टी हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर ई हो गया और फिर तुम्हारा आई हो गया। ये वाला एंगल तुम्हारा किसके बराबर होगा बताओ? ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन मेरे भाई। बताइए जल्दी से कैसे निकालेंगे आप ये सवाल। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। टीईआई का हमें मान निकालना है, बताइए कितना आएगा। बच्चे बता रहे हैं 105, 105, 105। 105 कैसे आएगा बताइए? बहुत शानदार। देखिए, असल में क्या होता है, आगे चल के हम आपको एक कंसेप्ट पढ़ाएंगे और आगे चल के एक सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी नाम का एक कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो आगे चल के जब हम आपको सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी नाम का कंसेप्ट पढ़ाएंगे ना, तो उसमें यहाँ पर ये हो जाता है समरूपता और एक तरीके से सर्वांग क्षमता। तो सर्वांग क्षमता में एक तरीके से कॉन्ग्रुएंसी में यहाँ पर ये हो जाता है कि कभी भी अगर मान लीजिए दुनिया के आपने कोई भी दो त्रिभुज बनाए हैं, अगर ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांगक्षम हो गए, तो यानी इसका यहाँ पर एक तरीके से हर एक एंगल इसके हर एक एंगल के बराबर, इसका अल्फा इसके अल्फा के बराबर, बीटा बीटा के बराबर, गामा गामा के बराबर, और इनका साइड जो है इनके साइड्स के बराबर हो जाता है। यानी हर एक चीज बराबर होगी। इसका जो परपेंडिकुलर होगा इसके परपेंडिकुलर के बराबर, इसका सर्कम रेडियस इसके सर्कम रेडियस के बराबर। तो कई सारी चीजें क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। और सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में ध्यान रखिए कि अगर कोई भी दो त्रिभुज को अगर आपको कॉन्ग्रुएंट साबित करना है तो ये याद रखना है, सास हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर आस हो गया, और फिर उसके बाद यहाँ 555 हो गया। यानी अगर दो साइड और एक एंगल बराबर हो तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट। दो एंगल और एक साइड बराबर हो तब भी हम यहाँ कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, या तीनों के तीनों साइड बराबर हो तो भी क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट। अगर आप इन दो त्रिभुज की बात करते हो, पहला वाला साइड इसके बराबर, दूसरा वाला साइड यहाँ दूसरे वाले के बराबर, और तीसरा वाला तो ऑटोमेटिक दोनों में बराबर है। यानी जितना क्षेत्रफल इसका उतना ही क्षेत्रफल इसका, जितना एंगल इसका उतना ही एंगल मेरे भाई इसके है। यानी अगर हम बात करते हैं तो इस सिंगल वाले के सामने अगर मेरे भाई ये अल्फा है तो इसके सामने भी ये भी क्या होगा? अल्फा होगा। ठीक है, कोई टेंशन की बात यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है? अब एक सीधी सी पॉइंट पर यहाँ जो पूरा का पूरा एंगल बनता है, ये कितना बनता है? 360 बनता है।
बनता है ना भाई। तो अगर 360 बनता है तो जैसे मानो ये तुम्हारा 150 है, तो 150 में 2 अल्फ़ा जोड़ने में कितना आ जाएगा, 150 में 2 अल्फ़ा जोड़ने में तुम्हारा 360 आ जाएगा। तो यहाँ पर बोलोगे सर 2 अल्फ़ा का मान कितना होगा, 360 में इससे घटा देते हैं, 210 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 105 डिग्री करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी चाचा विधायक हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है। अब ये सारे कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं, अभी आपने पढ़ा नहीं है, धीरे धीरे करके मैं सारा पढ़ाते चलूंगा, दिक्कत की कोई बात नहीं आने वाली है। ठीक है, आ जाइए। चलिए, यहाँ सब के ऊपर आधारित है, इस सवाल को बताइए तुरंत ही आंसर कितना होगा बताइए। आप यहाँ क्या बोलेंगे, देखो सबसे पहली बात, अगर मानो जैसे इसको थीटा मानते हो, समझ गए, यहाँ पे दिए गए फोटो में AC जो है ना आपका क्वेश्चन में, ये जो AC है आपका बराबर है किसके, CD के बराबर है। अब छोटी छोटी बातों को आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर, और वो बातें क्या हैं, जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया ये दोनों के दोनों बराबर हैं, तो यानी इनके द्वारा बना हुआ कोण भी हमारा क्या होगा, बराबर हो जाएगा। और इनके द्वारा बना हुआ कोण बराबर होगा तो उसके बाद तुरंत हम यहाँ क्या लगा लेंगे, एरो कंसेप्ट। एरो कंसेप्ट हमारा कितना हो जाएगा, तो जैसे मानो अंदर के तीनों कोणों का जोड़ बराबर हो जाएगा हमारे किसके, बाहर वाले के। यानी अगर हम बात करते हैं तो 40 प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 45 प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा 20, और ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो चलिए मान लीजिए इसको थीटा मान लेते हैं, ये बराबर हो जाएगा थीटा जमा 35 के मेरे भाई। बहुत ही प्यार तरीके से 40 40 80 और 20 100 105, 105 में से अगर आप 35 घटा दोगे तो सीधा सीधा आपका कितना आने वाला है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये आपका पूरा का पूरा 105, 105 में से 35 घटा दिया तो थीटा का मान आपका कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। यानी यहाँ क्वेश्चन में जो पूछा गया था BCT का मान, तो BCT का मान हमारा कितना होगा, तो BCT का मान जो हो जाएगा मेरे भाई वो 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं, एक और क्वेश्चन यहाँ पे, इसका आंसर बताइए। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ बताइए। दिए गए फोटो में हमारा कहा गया है कि जैसे मानो यहाँ पर जो PR है, ये PR हमारा किसके पैरेलल हो जाएगा, PR हमारा यहाँ पर TS के पैरेलल हो जाएगा। फिर हमसे कहा गया ये जो हमारा PU है ये हमारा RS के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, और हमसे यहाँ पर कहा गया है एंगल TPU, यानी इसकी वैल्यू हमें बतानी है कितना होगा। चलो बताओ यहाँ पे। सर मैं अभी लाइव हूँ, बहुत शानदार भाई, लाइव है तो आज मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई है गर्मी के वजह से। एक तो AC नहीं चल रहा है यहाँ पे, दूसरा पता नहीं क्यों इतनी गर्मी लग रही है। आंसर बताइए भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप यहाँ बोलेंगे सर समझिएगा छोटी छोटी बातों को, ये जो PR है ना हमारा, ये समानांतर है और ये किसके समानांतर है, TS के। तो अगर समानांतर है तो जैसे मानो ये 50 डिग्री है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण, संगत कोणों के कारण। समझ रहे हैं मेरी बातों को। और उसके बाद यहाँ पर जैसे आप देखेंगे कि ये आपका क्या बन रहा है, Z बन रहा है। तो Z बन रहा है तो मेरे भाई अगर ये 50 है तो ऑल्टरनेट से ये भी आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना। ठीक है, अब एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 180 बनता है। अगर ये आपका 60 है और ये 50 है तो इसे थीटा मान लेते हैं, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 60 और 50 110, 110 प्लस थीटा वो हमारा कितना हो जाएगा, 110 प्लस थीटा यानी 180 के बराबर। तो तुरंत यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। समझ गए इस बात को, यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 70 डिग्री होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज एक और क्वेश्चन हमारा है लाइंस एंड एंगल्स का, इसे ही बताइए यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है बताइए। कहा गया 3 स्ट्रेट लाइन है, X है, Y है और Z है, और सारे के सारे पैरेलल हैं, और उनका जो एंगल है वो दिया गया। तो हमें AFB का मान बताना है यहाँ पर कि AFB का मान कितना होगा, AF और B का मान हमारा कितना होगा। अब समझना है, फोटो में देखना है। यहाँ पर हमारे काम का डेटा यहाँ पर क्या है, तो जैसे ये 125 दे रखा है, ये हमारा 80 दे रखा है, ये हमारा 30 दे रखा है, और हमसे क्या पूछा है, तो AFB यानी ये वाला एंगल पूछा है। ठीक है, हर एक बात को अच्छे तरीके से समझिएगा और बनाइएगा। इसमें मुझे लगता है इस 125 की आवश्यकता है, हालांकि फिर भी देखते हैं हो सकती है आवश्यकता इसकी। तो जैसे मानो ये आपका क्रॉस है, और अगर ये आपका क्रॉस है मेरे भाई, ठीक है, तो काफ़ी तरीके से आप एंगल निकाल सकते हो, समझना। सबसे पहले जैसे मानो ये आपका क्रॉस है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो M बन रहा है वो कुछ इस प्रकार से बन रहा है। देखिए आपका जो M बन रहा है ना वो कुछ इस प्रकार से बन रहा है। तो अगर आपका M बन रहा है तो इतना पता होगा कि यहाँ पर अंदर के दोनों कोनों का जोड़ बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा बाहर वाले के। आप ऐसा कह सकते हैं।
ठीक है, काफ़ी चीज़ें आपकी निकलने वाली हैं। फिलहाल अगर मुझे ये एंगल निकालना है मेरे भाई, तो ये एंगल निकालना है, तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है संभावना। 3 स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल भी है, और हमें AFB का मान पूछा है। देखो, तो सबसे पहले यहाँ पर समझना, अगर ये आपका 125 है तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये वाला एंगल मेरा 55 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ लगाने वाला हूँ एरो कंसेप्ट। एरो कंसेप्ट में अंदर के दोनों कोनों का जोड़ बराबर होगा मेरे बाहर वाले के। समझिएगा मेरी बात को यहाँ पे। तो मैंने आपसे यहाँ पर कहा कि जैसे ये 125 है तो ये हमारा हो जाएगा 55, ये हमारा 80 है तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 100 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर कितना रखें, तो देखो इसका और इसका जोड़ हमारा यहाँ पर 100 आ रहा है, यानी ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 45 डिग्री भाई। अब इस वैल्यू को निकाल के हम यहाँ क्या करेंगे, तो बहुत आसान है मेरे भाई। देखो आप खुद सोचो यहाँ पर। ठीक है, टोटल अगर हम बात कर लेते हैं तो ये वाला एंगल आपका कितना आ जाएगा, ये भी समझिएगा जरा इस बात को। तो जैसे आप यहाँ जेड बना रहे हैं, अगर आप यहाँ जेड बना रहे हैं तो अगर ये 55 है तो ये भी वैल्यू आपकी कितनी होने वाली है, तो ये अगर आपका जेड बना रहे हैं ना मेरे भाई पूरा का पूरा, ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर ये 55 है तो ये भी आपका पूरा का पूरा 55 आएगा। 55 और 45 100, तो ये तो ऐसे ही निकल जाएगा आपका 80 डिग्री। जैसे मानो ये 80 डिग्री है तो ये आपका ऐसे ही 80 डिग्री हो जाएगा। एक कोण तो आपका निकल के आ गया, दूसरा कोण भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। छोड़िए ऊपर वाली बात, छोड़िए ऊपर वाला जो तरीका बता रहे थे उसको छोड़िए, एक दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं। दूसरा तरीका से और आसानी से बन सकता है। ऐसे समझिए, जैसे देखिए ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है। तो अगर ये 125 है तो मेरे भाई ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है को इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इन दोनों का जोड़ हमारा 180 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहां पर एक और पॉइंट देख लीजिए जरा। तो जैसे एक ये लाइन हो गया आपका और एक ये लाइन हो गया, तो वर्टिकली अपोजिट से अगर मान लीजिए ये 30 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। मुझे यहां पर कहां जाना है मेरे भाई, याद रखना, मुझे AFB का मान निकालना है। तो अगर मुझे AFB का मान निकालना है तो इस ट्रायंगल में यहां पर दो कोणों का पता होना जरूरी है, एक इसका और एक यहां पर इसका, तभी तो हम इसका मान पता लगा पाएंगे। तो इसका मान 30 पता चल गया, अब ये वैल्यू हमें पता करनी है। इस वैल्यू को पता करने के लिए यहां पर समझना कि ये वैल्यू पता हो। ठीक है, जैसे मानो यहां पर ये वैल्यू मुझे पता करनी है तो बाहर वाला का पता होना बहुत जरूरी है। अगर बाहर वाला नहीं पता है तो फिर हमारे लिए दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाने वाली है। अब ये बाहर वाला कैसे पता करोगे, तो देखो ये तुम्हारा 80 है तो ये भी तुम्हारा 80 होगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज होगा ना तुम्हारा, ये बाहर वाला जो कोण होगा, ये बाहर वाला अंदर के दोनों जोड़ों के बराबर होगा, यानी 80 और 55 यानी 135 होगा। और अगर वो 135 होगा तो ये भी 135 होगा। सीधा सही हिसाब किताब है। कई सारे तरीकों से आप कह सकते हो, दोबारा से समझ लो। जैसे ये तुम्हारा 80 है, ठीक है, उसके बाद तुमने यहाँ पर इसे ऑलरेडी कितना कह रखा है, 55 कह रखा है, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी एक्सटीरियर एंगल है मेरे भाई, एक्सटीरियर। तो 80 है 55 है तो ये 8 5 13 135 ये तुम्हारा ऐसे ही हो गया। सीधा सीधा हिसाब किताब हो गया। ये वैल्यू देखो यहाँ पर अगर ऐसे जा रहे हो, ये तुम्हारा 30 है तो ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसको थीटा बना लोगे तो बोलोगे सर थीटा में ये हमारा कितना है, 165 को हमने जोड़ने पर 180 आ गया है, तो थीटा का मान हमारा कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी है। क्या होता है लाइंस एंड एंगल्स में, कभी कोई प्रॉपर्टी क्लिक कर जाती है, कभी कोई प्रॉपर्टी क्लिक कर जाती है, कभी कोई प्रॉपर्टी क्लिक कर जाती है। तो यहाँ पर जो है कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, जैसे इस 125 को मानते हुए मैंने तुरंत इसकी वैल्यू 55 निकाल दी थी, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 180 होता है। वर्टिकली से ये 80 था तो इसे 80 बना दिया, और ये 30 था तो ये 30 बना दिया। अब ये 80 है और ये 55 है तो एक्सटीरियर से ये 135 हो जाएगा। ये 135 और ये 30 है तो इसका मान कितना आने वाला है, 15 आने वाला है। 15 हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। कोई दिक्कत की बात है बताइए। अब जैसे मान लीजिए इसमें हमारा दो वाला क्वेश्चन रह गया, एक तो हमारा ये क्वेश्चन रह गया। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ किसी की क्लास तो नहीं है यूट्यूब पर। अगर किसी की नहीं होगी तो मैं इसे अभी पढ़ा दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है यहाँ पे। ठीक है, चलिए किसी की क्लास नहीं है तो हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये कंसेप्ट ऑफ एक तरीके से ट्रांसवर्सल्स होते हैं।
ठीक है, ये हमें सीखना बहुत ज़रूरी है ट्रांसवर्सल्स के बारे में। यहाँ पर क्या होता है, जैसे मानो कि एक छोटी सी बात अगर मैं आपको बोलूँगा तो हम कई सारे पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई सारे पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे मानो यहाँ पर एक लाइन हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, और ऐसे रेखा खींचा जाता है। एक और मान लो यहाँ पे, ठीक है। इसमें जो बेसिक फंडामेंटल मैं आपको बोलूंगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है वो ये कि जैसे मानो अगर ये 1, 2 और 3 के अनुपात में है ना, ये तीनों पार्ट, तो आपके ये भी 1, 2 और 3 के अनुपात में होंगे। आगे चल के जब हम सिमिलैरिटी यानी समरूपता पढ़ाएंगे तो वहां पर ये चीजें और ज्यादा क्लियर अप होंगी कि जिस अनुपात में ये 3 टुकड़े होते हैं उसी अनुपात में यहाँ पर ये 3 टुकड़े होंगे। अगर यह 2 गुना होगा तो मेरे भाई यहाँ पर ये जो है वैल्यू सारी की सारी उसी तरीके से बिहेव करना शुरू करेंगे यहाँ पे। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में देखिए दिए गए फोटो में ये सारे के सारे लाइन बराबर हैं। पी आर का जो मान है ना, ये जो पी आर की वैल्यू है ये हमारी 21 हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आर टी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। टीवी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 51 हो जाएगी। और क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूरा का पूरा जो है इसका वैल्यू कितना दे रखा है, तो पूरा का पूरा मान 121 दे रखा है। और हमसे यहाँ एस यू का मान पूछा है कि एस यू का मान बताओ कितना होगा। अगर हम यहाँ एस यू के बारे में जानते हैं कि ये एस यू के बारे में कितना होगा, तो मैंने कहा जिस रेशियो में ये तुम्हारे तीनों होंगे उसी रेशियो में ये तीनों का भी होना जरूरी है। बस इतना ध्यान रखना, इसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ ट्रांसवर्सल्स। ठीक है, तो आप अगर देखिए तो जैसे मानिए काटिए, 3 से 7 बार में काटा आपने, 3 से आपने 9 बार में काटा, 3 से कितनी बार में काटा, 17 बार में। तो ये तीनों किस अनुपात में है, 7, 9 और 17 के। तो ये भी तीनों हमारे उसी अनुपात में होंगे, यानी ये हमारा 7x हो जाएगा, ये हमारा 9x हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 17x हो जाएगा। फिर उसके बाद बोलेंगे जो बाहर वाला वैल्यू है ये हमारा 121, तो ये इन तीनों को जोड़ने पे इतना आएगा। बोलो तो 9 और 7 16, 16 और यहाँ पर 17 कितना हो जाएगा, 33x। 33x का मान हमारा कितना है, 121 है। ठीक है, अगर इसका मान यहाँ हो जाएगा ना 3 7 21, 3 9 27 और 17 3 51, 9 7 16, 16 16 32 1 33। ठीक है, कोई टेंशन की बात यहाँ नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे किसका मान पूछा गया, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर एस यू का मान पूछा गया, यानी 9x का मान पूछा गया। अब इसको लिखने का इससे बेहतर हमारे पास एक ऑप्शन है, हम यहाँ सीधा सीधा कह सकते हैं कि देखो हमें दिया क्या है, 121, ये कितने की वैल्यू है, तो बोलोगे तीनों का जोड़ है, तो जिसका जोड़ है या जिसकी वैल्यू है उससे इसे डिवाइड कर दो। तो यानी 17 9 26 और तुम्हारा 7 जो है वो 33, यानी कितने की वैल्यू 33, तो डिवाइड कर दो। तुम्हें पता क्या करना है, तुम्हें एस यू का मान पता करना है, यानी 9x का मान पता करना है। तो जिसका मान पता करना है उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। x से तुम्हारा x खत्म हो जाएगा, 11 से तुम्हारा 3 बार में, 11 से 11 बार में, 3 से कितनी बार में, 3 बार में। करेक्ट आंसर कितना आएगा, 33। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना है, इसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ ट्रांसवर्सल कहते हैं। आज ये एक लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, एक और ट्रांसवर्सल के ऊपर, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन हमारा हो गया, लास्ट है। इसमें कहा गया दिए गए फोटो में हमारा ए बी हो गया, सी डी हो गया, ई एफ हो गया, सारे के सारे पैरेलल है। अगर हम बात करते हैं ए बी की वैल्यू के बारे में भाई कि ए बी की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे सर ए बी की वैल्यू 36 हो गई। ई एफ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बोलते हैं सर ये 50 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है इंग्लिश में मिसिंग है, ए सी बराबर 5/9 जो है वो हमारा सी है। क्वेश्चन में ये कहा गया, हिंदी में भी देख लीजिए, ए सी बराबर 5/9 सी है। ठीक है, और बी डी जो है वो डी एफ से x सेंटीमीटर कम है, बी डी इज x सेंटीमीटर लेस देन डी एफ, तो सी डी का मान कितना होगा। ठीक है, ए सी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ए सी हमारा 5/9 जो है वो हमारा सी हो जाएगा। अगर हम इस C को यहाँ से हटाते हैं और C को यहाँ पर लेकर आते हैं, तो AC और C का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 5:9 होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो बोलोगे हाँ सर, यानी AC और C का अनुपात हमारा कितना हो जाएगा, तो 5:9। अभी मैंने सिर्फ वो डेटा लिखा है जो क्वेश्चन में दिया है, मैंने अपने तरफ से अभी कुछ नहीं किया है यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो AB का मान हमारा 36 हो गया, फिर उसके बाद EF का मान करते हैं तो 50 हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों के बीच में 5 और 9 का अनुपात है हमारा। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया CD का जो मान होगा वो कितना होगा, और वो वाला लाइन फर्जी डेटा है, इसकी तो कोई आवश्यकता भी नहीं है कि BD हमारा कितना कम है DF से और कितना नहीं। अब आपने कहा सर ठीक है, अब देखो इस सवाल को करने के एक नहीं 2 तरीके हैं। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, एक नहीं 2 तरीके हैं। पहला तरीका बच्चे क्या होता है कि जैसे आप आगे चल के पढ़ोगे ना एक ट्रेपीजियम में, तो क्या होता है ट्रेपीजियम में आपको एक बात सिखाई जाएगी, और वो क्या सिखाई जाएगी वो हम आपको अभी बता देते हैं।
मान लीजिए कोई एक आपका ट्रेपीजियम है ABCD नाम का, और ABCD नाम के ट्रेपीजियम में अगर आप कोई लाइन खींच देते हैं, इसकी वैल्यू आपकी A है और इसकी वैल्यू आपकी B है, और ये अगर मान लो M और N के रेशियो में आ जाता है, तो जैसे मानो अगर आपको EF का मान निकालना है, तो जो ये आपका EF होगा ये क्या होगा, तो EF निकालने का एक तरीका है, M को इससे गुना करो, N को इससे गुना करो, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा आपका MA प्लस NB डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो लिख रहे हैं, तो MA हो जाएगा प्लस हमारा हो जाएगा NB डिवाइडेड बाई मेरे भाई M प्लस N। ये साफ तौर पर आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि सर MA प्लस NB डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, M प्लस N हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। ये एक तरीका हो जाता है मेथड नंबर 1। तो जैसे इस क्वेश्चन को अगर मान लीजिए कि मेथड नंबर 1 से सॉल्व करना है, तो आप यहाँ बोलेंगे कि अगर CD की वैल्यू मुझे निकालनी है तो 5 इंटू 50 कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू 50 प्लस 9 इंटू 36 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 36, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 5 प्लस 9 यानी 14 के। इसका मेथड नंबर 2 भी हम बताएंगे, परेशान मत होना मेरे भाई। तो बोलोगे सर ये हमारा 250 हो गया यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर कितना हो गया, तो उसके बाद यहाँ 9 छक 54, 27 5 32 यानी 324, बट्टे में कितना हो जाएगा 14 के। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, 5 2 7 3 2 5, 574 बट्टे में कितना 14 के। 14 से काटोगे तो 14 का 4 गुना 56, 14 कम 14, 41 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देव से ना आंसर है। तो ये हमारा एक तरीका हुआ जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक सिंगल मेथड हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसका मेथड नंबर 2 क्या है, ये आपको याद रखना है, ट्रेपीजियम में बहुत ज़रूरत पड़ता है। अभी तो धीरे धीरे चल चल के हम आपको और बातें बताते चले जाएंगे कि अगर यहाँ पर मिड पॉइंट हो गए तो क्या होगा, और भी चीज़ें हो गई तो यहाँ पर क्या होगा, वो सारी बातें हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि इसका मेथड नंबर 2 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मेथड नंबर 2 हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो बच्चे। आप लोग ऐसे समझ लो, जैसे मान लो यहाँ पर, ठीक है, ऐसे समझ लो जैसे मानो कि हमने यहाँ 2 पैरेलल लाइन खींचा, ठीक है, और लाइंस की नंबरिंग करनी शुरू की। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5, इस तरीके से करके लाइंस की नंबरिंग करनी शुरू की, ठीक है। अब मैंने कहा ऐसे 1 आया होगा, 2 आया होगा, 3 आया होगा, 4 आया होगा, तो ये जनाब कौन से वाले नंबर पर आए हैं, ये 36 नंबर पे आए हैं। उसी तरीके से फिर यहाँ 37 होगा, फिर 38 होगा, और ऐसे कर करके ये कौन से होंगे, तो 50 होंगे। यानी कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इनके बीच में कितना लाइन होगा, यहाँ पर बोलो बीच में कितना लाइन होगा, तो बोलोगे सर इनके बीच में टोटल आपके 14 लाइन्स होने वाले हैं, ठीक है। कुल मिलाकर कितने लाइन्स होने वाले हैं, तो 50 में से इसे घटा दो यानी 14 लाइनें होने वाली हैं। और वो 14 लाइनों की अगर हम बात करते हैं, तो ये 14 लाइन हमारा कौन से अनुपात में बढ़ जाएगा, 5 और 9 के अनुपात। यानी ये जो है 14 बराबर हो गया हमारे किसके, 14 के, ठीक है। यानी हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 14 लाइंस बीच में थी, और वो 14 लाइंस हमारा 14 भागों में बट गया, जिसमें हमारा 5 भाग ऊपर है। कितना भाग ऊपर है मेरे भाई, तो 5 भाग ऊपर है और 9 भाग नीचे है। 2 तरीका है, या तो इसमें से 9 घटा दो तो तुम्हारा ये पॉइंट आ जाएगा कि 50 में से 9 घटाए तो 41 आ गया, या 36 में 5 जोड़ दो तो तुम्हारा 41 आ जाएगा। किसी भी तरीके से आप जा सकते हो यहाँ पे। क्लियर है ये बात यहाँ पे कि कुल मिलाकर जो गैप है हमारा, इस गैप में 41 लाइन्स है हमारे, और इस गैप में अगर 41 लाइन्स है हमारे ना, तो 50 में से 9 घटा देंगे तो 41 आ जाएगा, या फिर 36 में 5 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा मेरे भाई। तो ये जो गैप वाला पॉइंट है ये आपका बहुत 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 ज़रूरी था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चंद बातें होती हैं जो आपको ध्यान रखना होता है यहाँ पे लाइंस एंड एंगल्स में। लाइंस एंड एंगल्स अपने आप में बहुत प्यारा टॉपिक है, अगर आप पढ़ेंगे समझेंगे चीज़ों को लेकर, तो इससे बेहतर कोई टॉपिक है नहीं, ठीक है। क्योंकि आगे चल के बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ये आपको सिखाएगा। अभी तो बहुत ज़्यादा बातें आप नहीं सीख रहे हो अभी यहाँ पे, आगे चल के अभी इसके अंदर 100 बातें सीखनी है, बहुत सारी बातें हैं सीखने लायक, सिखाने लायक, ठीक है। तो पूरा का पूरा जितना मैंने पढ़ाया उसको अच्छे तरीके से पढ़ो आप लोग, तभी फ़ायदा होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाने वाला है। ठीक है भाई, क्लियर है।
तो चलिए आज के लिए जो है वो इतना काफ़ी है। बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। अभी तो शुरुआत की है ज्योमेट्री की, धीरे धीरे करके अभी ख़त्म करेंगे और ये पूरी की पूरी प्रिंटेबल PDF आप लोगों को मिल जाएगी कल तक। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे तसल्ली से तरीके से यहाँ पर, बिना कोई दिक्कत के यहाँ। ठीक है, चलो, और बाकी सेशन में जो है यहाँ पर एक तरीके से जान लो ये पूरा का पूरा आपको प्रिंटेबल PDF कहाँ पर मिलेगा। तो 2 टेलीग्राम है, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाय आदित्य रंजन, यहाँ से दोनों से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो खुश रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले सेशन में और रोज़ रात 8:30 बजे आप लोग लाइव रहा करो। ठीक है, धन्यवाद भाई।